सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग साइटोकाइनेसिस की एंड माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बाद हमारा माइटोसिस टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड इन कमिंग 1-2 lectures वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसोलिडेट मियोसिस इन डिटेल सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें एंड हमारे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम सिस्टमैटिक्स है उसकी शुरुआत कर सकें। सो क्या मेरे सारे भाइयों तक ये बात पहुंच चुकी है कि हमने माइटोसिस पढ़ लिया है? किसी का कोई बैकलॉग, कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो एक बार बता दो ना, जिससे कि हम लोग छोटा मोटा रिवीजन कर लें अपना। फटाफट बताइए। सब कुछ ठीक है? लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। बहुत शानदार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भैया की इस क्लास में। वेलकम 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 वेलकम, सभी भाइयों का स्वागत है। आइए, जितने लोगों ने तैयारी कर ली है अपने इस टॉपिक की, बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने तैयारी नहीं करी है, एक बार मोटे मोटे पॉइंट्स सुन डालिए एक बार फटाफट से। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब भी कोई सेल डिवीजन में उतरेगा, डिवीजन के मैदान में उतरेगा, सबसे पहले डिवीजन की तैयारी करेगा गुरुजी। इस तैयारी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेपरेटरी फेज कहते हैं या इंटरफेज कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। इंटरफेज में 3 सब फेजेस थे जी, बिल्कुल थे गुरुजी। आपका G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था। इनमें क्या क्या होता है, क्या हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं गुरुजी। अगर आप G1 फेज की बात करें तो मैक्सिमम सेल का साइज यहीं बढ़ता है, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स यहीं डुप्लीकेट करती हैं। इसके बाद S फेज आएगा तो S फेज के यानी डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स यहीं बनेंगे। एंजाइम्स बनेंगे यानी प्रोटीन बनेंगे, तो प्रोटीन बनने से पहले आरएनए और अमीनो एसिड बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एस फेज में खूब एनर्जी खर्च होती है, तो क्या एटीपी बना ली जाएगी? बिल्कुल बना ली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर इतने सारे काम हो रहे हैं, सेल मेटाबॉलिकली खूब एक्टिव है गुरुजी। इसके बाद होता है एस फेज, जहां मेन काम होगा सिंथेसिस फेज है, नाम ही इसका। तो डीएनए की सिंथेसिस होगी, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होगी, और डीएनए बन रहा है तो डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे गुरुजी। इसके बाद आता है G2 फेज, जहां पे सेल थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, बची कुची ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करेंगी। एंड इस सेल डिवीजन की तैयारी के बाद M फेज आएगा, जहां चीजों का बंटवारा होगा, खींचातानी होगी। तो क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पर बनेगा चीजों की खींचातानी के लिए? बिल्कुल बनेगा गुरुजी। क्या ये बात हमें समझ में आ गई थी? आ गई थी गुरुजी। इसके बाद तैयारी के बाद एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन होती है, एम फेज आता है। एंड अगर एम फेज आता है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। मेरे शेरों बता दो, कैरियोकाइनेसिस होगा? होगा सर। गुरुजी कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 सब फेज हैं। सबसे पहले प्रोफेज, फिर आपका मेटाफेज, फिर आपका एनाफेज, फिर आपका टिल्लू फेज। बाबा टिल्लू फेज आ जाएगा यहां पर, करेक्ट है सर। अब अगर आप प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज जो कि पहला फेज है, क्या यहां सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेंगे? क्या यहां डीएनए जो बना है एस फेज में वो पैक होना, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करेगा गुरुजी। क्या प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो जाएंगे? ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे गुरुजी। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर चुके थे प्रोफेज में, वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, क्या वो क्रोमोसोम प्रॉपर्ली बन जाएगा? क्या क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आप अच्छे तरीके से देख पाओगे? उनका नंबर काउंट कर पाओगे? कर पाएंगे गुरुजी। और जितने भी एक सेल में क्रोमोसोम है, क्या वो सेल के इक्वेटर पे आके खड़े हो जाएंगे? एक इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। काइनेटोकोर जो है उस पर स्पिंडल फाइबर बढ़िया तरीके से बाइंड हो चुके हैं, क्रोमोसोम सारे सेंटर पे लग चुके हैं। अब क्रोमोसोम सेंटर पे लग चुके हैं तो उनमें चीरफाड़ होगी, यानी एक क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगी, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, तो क्रोमेटिड सेपरेट, और बीच का सेंट्रोमेयर भी फट के आधा ऊपर आधा नीचे, यानी सेंट्रोमेयर भी स्प्लिट हो जाएगा गुरुजी। अब मेरे भाई आपका टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं बढ़िया तरीके से, तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब वापस आ जाएंगे। एंड मेरे भाई डीएनए दोबारा से खुला हो जाएगा
क्रोमोसोम का काम अब खत्म हो चुका है, डीएनए खुला खुला हो जाएगा। सर ये सारी बातें हमें पता थी, आपने एक और बार रिवीजन करा दिया है, आपका दिल से धन्यवाद। जी गुरुजी, बढ़िया बात, ये भी समझ में आ गई है। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब क्या होगा, अब 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, अब बस सेल के चीथड़े उड़ाने हैं, सेल के 2 टुकड़े कर डालने हैं, यानी साइटोकाइनेसिस करनी है। साइटो का मतलब होता है सेल एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या अब सेल के सीधे सीधे 2 टुकड़े कर डालूंगा, चीर फाड़ कर डालूंगा? जी गुरुजी, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, यही आज की हमारी मुख्य बात है। क्या इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं? बिल्कुल गुरुजी, तो हम क्या करेंगे, इसी बारे में चर्चा कर लेंगे, इसी बारे में चर्चा कर लेंगे। फटाफट हेडिंग डाल लो मेरे शेरों, फटाफट हेडिंग डाल लो साइटोकाइनेसिस, फटाफट हेडिंग डाल लो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटो का अर्थ क्या है गुरुजी? साइटो का अर्थ दुनिया में जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए उसका अर्थ होगा सेल ही। एंड मेरे भाई यहां पर काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी टुकड़े करना। तो सेल विल बी डिवाइडेड, क्या सेल के चिथड़े उड़ा देंगे हम, यहां पर सेल के 2 टुकड़े कर डालेंगे, बिल्कुल कर डालेंगे गुरुजी। और इससे पहले आपका प्रेपरेटरी फेज पहले ही खत्म हो चुका है, यहां पर मेरे भाई आपका कैरियोकाइनेसिस पहले ही खत्म हो चुका है, सिर्फ साइटोकाइनेसिस रहता है। सर बात समझ में आ गई, सिग्निफिकेंस में इसके बात कराऊंगा। सर बात समझ में आ गई, यानी अगर मैं देखूं तो मैं आपको बहुत सरल बात बता देता हूं, एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूं, द मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्या एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस एक ही तरीके से होगा, खुद बताइए, या अलग अलग तरीके से होगा? सर अलग अलग तरीके से होना चाहिए। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो कोई तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल। तो मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में अलग तरीके से आपका साइटोकाइनेसिस होगा एंड एनिमल सेल में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होगा। कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल, लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। पहला हम कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। पहली हेडिंग डाल लीजिए, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। 2 शब्द लिखवा रहा हूं, सिर्फ वो 2 शब्द लिख लीजिए, सिर्फ वो 2 शब्द लिख लीजिए, उनको डिटेल में बताऊंगा, मैं आपके साथ साझा करूंगा कि ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है। फिलहाल 2 शब्द लिख लीजिए, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। पहले आप लिख सकते हैं, सिंस इन एनिमल्स रिजिड सेल वॉल इज एब्सेंट। क्या एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं होती गुरुजी, रिजिड सेल वॉल इज एब्सेंट, हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। देयरफॉर साइटोकाइनेसिस ऑकर बाय फरो फॉर्मेशन। पहला शब्द यहां फरो बनेगी, यानी नाली बनेगी। फरो फॉर्मेशन, एक गड्ढा सा बनेगा, एक नाली सी बनेगी। यह हमारा पहला पॉइंट है कि एनिमल में फरो फॉर्म होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो फरो है ये आपका सेंट्रीपिटल बनता है। फरो इज फॉर्म्ड सेंट्रीपिटली। इसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा आपको अभी। फरो इज फॉर्म्ड सेंट्रीपेटली, सेंट्रीपेटल तरीके से बनता है। सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, सेम वही वाला है। यानी बाहर से अंदर की साइड आपकी कोई चीज आ रही होगी, सेंटर की तरफ कोई चीज आ रही होगी, इसको सेंट्रीपेटल कहा जाता है। आराम से देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां एक सेल है, मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर एक सेल है, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है। आराम से मेरी बात को सुनना, प्यार से मेरी बात को सुनना। अगर ये एक एनिमल सेल है और ये साइटोकाइनेसिस करने जा रहा है, क्या इसमें कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी हो रखी होगी मेरे भाई? हाँ के ना? यस गुरुजी। आपने इंटरफेस पक्का करा लिया है, आपने कैरियोकाइनेसिस पक्का करा लिया है, तभी आप साइटोकाइनेसिस में आए हो, अदरवाइज आप साइटोकाइनेसिस में नहीं आ सकते थे। यानी इसने पक्का अपने 2 न्यूक्लियस बना लिए हैं। जी गुरुजी, 2 न्यूक्लियस बना लिए हैं, 2 न्यूक्लियस बना लिए हैं। अब हमने क्या किया, ये 2 न्यूक्लियस यहां भी बना दिए, ये 2 न्यूक्लियस यहां भी बना दिए, ये 2 न्यूक्लियस यहां भी बना दिए, यहां भी बना दिए। आराम से मेरी बात को सुनिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर ये जो एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है।
सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल या रिजिड, खुद बताइए। क्या ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में अंदर की साइड फोल्ड होकर के मीजोसोम बना रही थी, ट्यूब्यूल वसाइकल लैमेली जैसे स्ट्रक्चर बना रही थी, बना रही थी। अंदर की साइड फोल्ड होकर लंबा डंडे जैसा स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर बना रही थी, बना रही थी। बाहर की साइड फोल्ड होकर फ्लैजेला बना रही थी, बना रही थी। यूकैरियोट्स के केस में भी बाहर की साइड फोल्ड होकर सिलिया फ्लैजेला बनाती है, बनाती है। इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल होती है। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती तो क्या मेरे भाई यहां पर ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, हो जाएगी, अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, हो जाएगी। और अंदर की साइड फोल्ड होती रहती है, होती रहती है। एक ऐसा मौका आता है जब ये दोनों की दोनों नालियां जो है एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ये दोनों की दोनों नालियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं, बहुत पास आ जाती हैं, बहुत करीब आ जाती हैं और एक दूसरे को छू लेती हैं, एक दूसरे को छू लेती है इस प्रकार से। और बाद में ये मेम्ब्रेन इस साइड वाली आपस में फ्यूज हो जाती हैं, इस साइड वाली आपस में फ्यूज हो जाती हैं। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर आपके दो सेल्स बन जाएंगे। ये पीले पीले कलर के दो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये दो डॉटर सेल बन करके तैयार हो गए हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी हम लोग बना लेते हैं। ये दो आपके डॉटर सेल्स बन गए। क्या सिंपल सा मैकेनिज्म है, या बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है? सर बहुत सिंपल है ये तो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो एनिमल सेल है इसमें सेल मेम्ब्रेन ही डीलिमिटिंग बाउंड्री होती है। एनसीईआरटी की लाइन है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही डीलिमिटिंग बाउंड्री है, इसके ऊपर कोई और लेयर थोड़ी होती है। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो इसको मैं ऐसे पिचका दूंगा, ऐसे पिचका दूंगा, और पिचकाते 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 दो सेल बना दूंगा, अब एकदम बना दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो फरो बनी, इस गड्ढे को, इस नाली को हम लोग क्या कहते हैं? दिस गड्ढा, दिस नाली इज कॉल्ड एज फरो, इट इज कॉल्ड एज फरो। ये जो फरो बना, ये बाहर से अंदर की साइड बन रहा है क्या, सेंटर की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। क्या ये जो आपका फरो है ये बाहर से अंदर की साइड जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है? यस गुरुजी, इसीलिए इसको कहा सेंट्रीपेटल। इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। क्या इसे सेंट्रीपेटल कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे सर, बिल्कुल कह देंगे। यानी ये जो नाली बनी इसका नाम फरो है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फरो है इट ग्रोज फ्रॉम पेरीफेरी बाउंड्री से सेंटर की तरफ, पेरीफेरी टू सेंटर, देयरफॉर सेंट्रीपेटल ग्रोथ हो जाएगी, सेंट्रीपेटल ग्रोथ हो जाएगी। तो पहली बात कि एनिमल सेल में फरो बनता है, बनता है गुरुजी। दूसरी बात, ये जो फरो बनता है वो सेंटर की तरफ बन रहा होता है, सेंटर की तरफ जाता है, जाता है, अर्थात यहां पर सेंट्रीपेटल फरो बनेगा, बनेगा। ये दो बातें सबको याद हो गई, तो बस इतना ही है काम। एनसीईआरटी में तो और कम दे रखा है, ये तो डायग्राम से हमने चीजों को थोड़ा इजी कर दिया है, वरना एनसीईआरटी में तो और खत्म दे रखा है कंसेप्ट आपका। आराम से देखिए एनसीईआरटी में क्या हुआ है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए साइटोकाइनेसिस पे आइए, साइटोकाइनेसिस पे आइए। हमने कहा कि भैया कैरियोकाइनेसिस कर चुके हैं हम लोग यहां पर, है ना, बढ़िया तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। अब हमें साइटोकाइनेसिस करना है। अब सेल के भी दो टुकड़े हमें करने हैं। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है ये फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है। यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की साइड फोल्ड होगी, डीप होती चली जाएगी, फोल्ड होते 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 एंड मेरे भाई सेल के साइटोप्लाज्म के दो टुकड़े कर डालेगी। बस इतनी ही बात है, इतनी ही बात है, और कोई बात है ही नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, सोच के देखो, और कुछ यहां पर बताया ही नहीं हुआ है। करेक्ट? तो हमने तो इससे काफी ज्यादा डिटेल देख ली है सर, सही बात है, करेक्ट है, करेक्ट है। इतनी बातें जब सभी लिख लें एक बार, ओशेरा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि आपने सारी बातें लिख ली हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम प्लांट सेल की भी डिस्कशन करेंगे, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। करेक्ट? इतनी बातें बता दीजिए, इतनी बातें बता दीजिए। क्या इतना सभी शेरों को समझ में आ चुका है कंसेप्ट? अब जो कंसेप्ट है मैं सच बता रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक ए मूवी, इट इज एब्सोल्युटली लाइक ए मूवी।
अब जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, प्लांट वाला, यहां भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। मैं सच बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स लिंक्ड टू दिस सिंगल कंसेप्ट कि आपको मजा आ जाएगा। तो शुरू में घबराना नहीं है। जब मैं बोलूं कि इत्मीनान से आपने सारी बातें लिख ली हैं, अब बैठ के मेरी बातें सुनिए। हालांकि मैं लिखवाते लिखवाते भी काफी सारी बातें आपको बताऊंगा और अधिकतर बच्चों के कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाएंगे, 80-90% बच्चों के कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ जो 10-20% हमारे बालक बचेंगे, इनको मैं दोबारा से सारी चीजें बताऊंगा डायग्राम बनवाने के बाद। तो इत्मीनान से सारी की सारी चीजें सुननी है, बैठकर सारी चीजें सुननी है, बस मेरे साथ शुरू में ड्रॉ करते रहो, उतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। इसी स्लाइड को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं एंड यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेता हूं। ठीक है, अब हमने एनिमल सेल के अंदर देख लिया है यहां पर साइटोकाइनेसिस, तो हम प्लांट सेल के अंदर देख लेंगे। प्लांट सेल के अंदर देख लेंगे, हम क्या करेंगे यहां पे प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस देख डालेंगे। तो आप दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। क्या प्लांट सेल में फरो बन सकती है? खुद बताइए सर, प्लांट सेल में फरो बनेगी कैसे? फरो बनना मतलब कि सेल जो है अंदर की साइड ऐसे पिचक जाए। अब ये जो आपके सेल की पिचकन हो रही है, ये तो एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। सेल वॉल तो फ्लेक्सिबल है नहीं, तो वैसे ही पिचकने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि सेल वॉल जो है वो तो इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं हो सकती, नॉन एक्सटेंसिबल है या कह लो रिजिड है, तो उसको तो आप ऐसे पिचका नहीं सकते। तो उसमें कैसे दो सेल बनते हैं, प्लांट सेल कैसे एक सेल से दो सेल बनाता है, यही सबसे खतरनाक कंसेप्ट है आज का। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लांट सेल जो है, इसमें आप कह सकते हैं कि सिंस प्लांट सेल्स हैव इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं होती, इनएक्सटेंसिबल और रिजिड सेल वॉल, inextensible or rigid cell wall, therefore they do not make furrow, they do not make furrow, इसलिए वो फरो नहीं बनाते हैं। गुरुजी बात समझ में आ गई है, ये फरो क्यों नहीं बनाते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, बट ये करते क्या हैं, अब ये बात हमें समझनी है। ये करते क्या हैं, ये बात हमें समझनी है। मैं दो बातें लिखवा रहा हूं, उनको बहुत गौर से लिख लीजिए एंड देन आफ्टर इनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे। ये बातें लिख लीजिए जैसा आपने एनिमल सेल में लिखा था, देयरफॉर दे मेक सेल प्लेट, एक प्लेट बनेगी सेल में जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, करेक्ट। एंड ये कैसी है, एनिमल सेल से उल्टी है। एनिमल सेल में क्या हो रहा था, सेंट्रीपेटली बन रही थी आपकी फरो, यहां पर क्या होगा, इट इज मेड सेंट्रीफ्यूगली, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, सेंट्रीफ्यूगली। जब बना के दिखाऊंगा तो सारी चीजें एकदम टिप्स पे आ जाएंगी, टेंशन परेशानी की जरूरत है नहीं, आराम से बस मेरे डायग्राम को देखेगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम बात करते हैं। जब आप डायग्राम को बहुत घूर घूर के देखेंगे तो डायग्राम आपसे कुछ कहेगा, आपको बस वही बातें सुननी है। आओ मेरे भाई, बोलता हुआ डायग्राम बना के दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा ये आपका एक प्लांट सेल है, ये आपका एक प्लांट का सेल है, इसकी मैंने मेम्ब्रेन बना दी, मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या बना दी, वॉल बना दी। क्या ये एकदम करेक्ट ओरिएंटेशन है? जी गुरुजी, आपका जो प्लांट सेल है हमें पता है अच्छे तरीके से, इसमें बाहर की साइड क्या होगी, आपकी सेल वॉल होगी, अंदर की साइड मेम्ब्रेन होगी। क्या ये बात हम सब जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं गुरुजी, कोई टेंशन परेशानी इसमें नहीं है ना, ये बात हम सब जानते हैं, करेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा कि अगर प्लांट सेल यहां तक पहुंचा है तो क्या ये पहले ही कैरियोकाइनेसिस कर चुका है? कर चुका है, यानी इसमें दो न्यूक्लियस बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। ये जो आपने देखा, क्या ये डायग्राम सबको समझ में आ जाएगा एक बार में? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर मैं बेसिक लेबलिंग करा दूं तो बेसिक लेबलिंग में मैं ये कहूंगा दैट दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल, इसे सेल वॉल कहेंगे। अंदर वाली लेयर जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो आपका बना है ये आपका न्यूक्लियस है, गुरुजी, बढ़िया बन गया, तगड़ा बन गया, बहुत शानदार बन गया।
जब मेरे भाई मैं आपको पढ़ा रहा था माइटोसिस इन द लास्ट लेक्चर, जब मैं आपको कैरियोकाइनेसिस पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस का एनवलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब गायब हो जाते हैं, सबके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को हम बाउंड्री पे चिपका देते हैं कि भैया क्रोमोसोम को जो है मूव करने का स्पेस मिले, क्रोमोसोम को हमें आने जाने की जगह देनी है, सेल में घूमने की जगह देनी है, ट्रैफिक क्लियर कर देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवलप, इन सबको तोड़ तोड़ के इनकी मेम्ब्रेन्स के टुकड़े क्या हमने सेल के बाउंड्री पे, पेरीफेरी पे चिपका दिए थे, बिल्कुल चिपका दिए थे सर। और बाद में टीलोफेज के दौरान ये टुकड़े वापस आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, बिल्कुल बना रहे थे गुरुजी। उसमें से कुछ फ्रेगमेंट हमने जानबूझ के रख लिए थे अपने पास, जिससे कि कभी हमें जरूरत पड़े तो उन्हें हम यूज कर पाए। उनमें से गोल्जी और ईआर के कुछ टुकड़े हमने रख लिए थे कि कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे, वो सेंटर पे हमने रख लिए। गोल्जी और ईआर के टुकड़े हमने सेंटर पे रख लिए गुरुजी। ये क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड जीसी, फ्रेगमेंट ऑफ ईआर एंड जीसी। क्या ईआर और जीसी के कुछ फ्रेगमेंट हमने रख लिए और ये फ्रेगमेंट हम धीरे धीरे जमा करते रहते हैं, धीरे जमा करते रहते हैं और इनको पेरीफेरी की साइड ग्रो करते रहते हैं। सेंटर पे जमा होने शुरू हुए और पेरीफेरी की साइड हमने इनको बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ा दिया। आराम से देखिए कि हमने यहां किया क्या, हमने यहां क्या किया। बहुत प्यार से सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया है, हमने यहां पर ये जो टुकड़े थे ईआर और जीसी के, इनको धीरे धीरे पेरीफेरी की साइड बढ़ाना शुरू किया, पेरीफेरी की साइड बढ़ाना शुरू किया, यानी इन्हें बाउंड्री की तरफ हम लोग ले गए, इन्हें बाउंड्री की तरफ हम लोग ले गए। हाँ के ना? जी गुरुजी आपने एकदम सही कहा, इनको हम बाउंड्री की तरफ ले जा रहे हैं। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, इसको हम बाउंड्री की तरफ ले जा रहे हैं, एकदम ले जा रहे हैं। तो आपने क्या कहा? आपने कहा these fragments grow towards periphery, away from center, towards periphery, therefore centrifugally। क्या ये सेंट्रीफ्यूगली ग्रो कर रहे हैं? यस गुरुजी, ये सेंट्रीफ्यूगली ग्रो कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सेंट्रीफ्यूगली ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्रो करते चलेंगे, धीरे धीरे ग्रो करते चलेंगे और इस बाउंड्री को छू डालेंगे, इस बाउंड्री को छू डालेंगे गुरुजी, बाहर की बाउंड्री को छू डालेंगे। अब क्या हुआ, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, बहुत आराम से सुनना है। अब देखो क्या हुआ, अब मजा आएगा मेरे भाई, इतना प्यारा कंसेप्ट है, मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगा, आराम से मेरी बात को सुनना, गौर से मेरी बात को सुनना। यह हमारा प्लांट सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे। हमने कहा कि ये जो ईआर और जीसी के टुकड़े हैं, ये सबसे पहले सेंटर पे जमा हुए और उसके बाद पेरीफेरी तक आ गए। क्या एक मोटी सी प्लेट बन जाएगी इनके बीच में? क्या एक मोटी सी प्लेट बन जाएगी? क्या ये जो है सारे ईआर और जीसी के टुकड़े जब आपस में मर्ज कर जाएंगे तो क्या एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। क्या एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर, क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। तो आप कहते हैं सेल प्लेट इज फॉर्म्ड, सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। एक सेल प्लेट बन चुकी है क्या? बिल्कुल बन चुकी है, करेक्ट है सर, ये बात भी ठीक है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई थोड़ा और मजेदार कंसेप्ट आने वाला है, आराम से सुनना यार, इतना प्यारा टॉपिक है, इतना मजेदार टॉपिक है, गौर से सुनना। मैंने क्या कहा कि ये जो सेल प्लेट है अब बन चुकी है, मुझे बताइए क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है? गुरुजी सेल मेम्ब्रेन तो अत्यंत फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या मेरे भाई यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन इस प्लेट के पास ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, इसके किनारे किनारे? क्या ये यहां ग्रो करना स्टार्ट कर देगी किनारे किनारे? बिल्कुल करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का तो काम ही है ग्रो करना। इसका मतलब यहां पर ये जो सेल प्लेट है इसके ऊपर ये हमारी हरी वाली मेम्ब्रेन चढ़ के ग्रो कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, क्यों नहीं करेगी, एकदम कर लेगी। तो यहां पर मेरे भाई क्या सेल मेम्ब्रेन इस सेल प्लेट के ऊपर चढ़ गई? यस गुरुजी चढ़ गई, क्योंकि ये क्या थी? फ्लेक्सिबल थी। सिंस मेम्ब्रेन वाज फ्लेक्सिबल, सिंस सेल
membrane is flexible, it grow over सेल प्लेट। ये सेल प्लेट के ऊपर ग्रो कर गई गुरुजी, कर गई गुरुजी। इट ग्रोज ओवर सेल प्लेट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत मजेदार चीज मेरे भाई, दिमाग ही फट जाएगा तुम्हारा, आराम से मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। एक रफ डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा था ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ये है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड होके ट्यूब्यूल वसाइकल लैमेली बनाती है, क्रोमेटोफोर बनाती है जिसपे पिगमेंट पाए जाएंगे, फ्लैजेला बनाती है, एंड सो ऑन। मैंने आपको कहा था ये जो आपकी फोल्ड होकर के ट्यूब्यूल वसाइकल और लैमेले बनाती है, मीजोजोम बनाती है, इसके कुछ काम क्या क्या थे? इसके काम ये थे, इस मेम्ब्रेन का काम क्या था? पहला, रेस्पिरेशन करना, सरफेस एरिया बढ़ाना। डन गुरुजी। ये ट्यूब्यूल का काम क्या था? ट्यूब्यूल का काम था डीएनए रेप्लिकेशन करना और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना, दो डॉटर सेल में बांटना। जी गुरुजी, दोनों काम याद आ गए। वेसाइकल का काम क्या था? चीजों का ट्रांसपोर्ट करना एंड सेल वॉल बनाने के लिए भी मटेरियल आगे भेजना। यानी बाहर की सेल वॉल अगर धीरे धीरे आपको सिंथेसाइज करनी है तो वो कौन सिंथेसाइज कराता है? मेम्ब्रेन ही कराती है। जी गुरुजी, कराती है। क्या यहां से मेरे भाई हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर लिया? बिल्कुल कनेक्ट कर लिया सर। 5 आपने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे सर, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरे भाई हमने वहां पर बात की थी मीजोजोम में हाई सरफेस एरिया बढ़ने की, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाने की, रेस्पिरेशन करने की, एंड हमने बात की थी सिंथेसिस जो हो रही है चीजों की उनको बाहर सिक्रीट करना है, एंड सेल वॉल भी सिंथेसाइज करनी है। तो सेल वॉल बनाने में किसका रोल है? सेल मेम्ब्रेन का ही रोल है। यही आगे जाके मसाला अपनी तरफ से भेजती है बाहर। या अगर यूकैरियोटिक सेल की भी बात करो, सेल के बाहर की साइड कौन जाएगा, सेल के अंदर की साइड कौन आएगा, ये कौन डिसाइड करती है? सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। यस गुरुजी, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। अगर सेल वॉल बनाने के लिए भी मुझे मसाला बाहर भेजना है, कौन भेजेगा? सेल मेम्ब्रेन भेजेगी, भेजेगी, एकदम भेजेगी सर। ये बात आपने बता दी, लेकिन इस बात का हम करें क्या? अभी सिखाता हूं, आराम से देखिए, आराम से देखिए मेरे शेर, आराम से देखिए। मैं कह रहा हूं यहां पर ये 2 न्यूक्लियस बने हुए हैं। यहां पर ये आपको एक प्लेट देखने को मिली? नहीं मिली, खुद बनाएंगे दोबारा, है ना? ये प्लेट है। मैं कह रहा हूं इस प्लेट पे चढ़ चढ़ के क्या सेल मेम्ब्रेन यहां पर आ गई थी? आ गई थी। क्या सेल मेम्ब्रेन यहां आ गई थी? आ गई थी। एंड ये जो मेम्ब्रेन है, क्या अब वॉल बनाने में भी हेल्प करेगी? बिल्कुल करेगी गुरुजी। क्या ये वॉल बनाने में भी हेल्प करेगी? बिल्कुल करेगी गुरुजी। ये मेम्ब्रेन ही वॉल बना देगी? बिल्कुल बना देगी गुरुजी। इसका काम ही ये है, यही काम ये करेगी, वॉल बनाने में हेल्प करेगी। करेक्ट, करेक्ट है सर। यानी वॉल भी बन गई, यानी वॉल भी बन गई। आप क्या कहोगे? सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। पहले सेल मेम्ब्रेन बनी आपकी और उसके बाद सेल वॉल भी बन गई, बस हो गया काम। ये एक प्लांट सेल हो गया। गौर से देखो, न्यूक्लियस, हरी हरी सेल मेम्ब्रेन, नीली नीली सेल वॉल। न्यूक्लियस, हरी हरी सेल मेम्ब्रेन, नीली नीली सेल वॉल। जी गुरुजी, 2 सेल हो गए। और 2 प्लांट सेल को कनेक्ट करने वाली बीच की जो लेयर है, बीच की जो लैमेला है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुरुजी मिडल लैमेला। यानी ये जो सेल प्लेट थी ये आगे चल के मिडल लैमेला में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक और डायग्राम बनवाया था, आपको याद होगा, नहीं याद है फिर बनवा देता हूं। ये हमारा एक प्लांट सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा एक और प्लांट सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा प्लांट सेल है जिसकी सेल वॉल है। ये हमारा एक प्लांट सेल है जिसकी सेल वॉल है। इन दोनों प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला जो आपका स्ट्रैंड है, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया प्लाज्मोडेस्मेटा। एंड ये जो दोनों प्लांट सेल हैं, कोई भी 2 प्लांट सेल के बीच की जो सीमेंट है जो इन्हें क्लोज रखती है, इसको क्या कह दिया? मिडल लैमेला कह दिया गुरुजी। तो अगर मेरे भाई यहां पर आपने देखा
तो ये मिडल लैमेला ही तो बन गए आगे चल के। यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर, मिडल लैमेला बन गई। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सेल वॉल तो रिजिड है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि सेल वॉल रिजिड है। क्या मैंने सेल वॉल को यहां पर बिल्कुल भी फोल्ड करने की कोशिश की? मैंने तो नई सेल वॉल बनाई है भाई, मैंने तो नई सेल वॉल सिंथेसाइज करी है, जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल थी उसके साथ छेड़खानी थोड़ी करी है मैंने तो बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो आपकी इनिशियली सेल प्लेट बनी थी, इसमें गोल्जी और ईआर के टुकड़े थे, फ्रेगमेंट्स थे। बाद में इसमें आपका पैक्टेट भी ऐड होता रहता है और ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन मिडल लैमेला। सर बात समझ में आ गई? ये आपके पूरे के पूरे दो सेल्स बन गए हैं। दिस इज प्लांट सेल 1, दिस इज प्लांट सेल 1, दिस इज प्लांट सेल 2, ये आपका प्लांट सेल 1 है, ये आपका प्लांट सेल 2 है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। एंड ये बीच की जो लेयर है इसको हमने क्या कह दिया? मिडल लैमेला कह दिया गुरुजी, इसको हमने मिडल लैमेला कह दिया, मिडल लैमेला कह दिया। करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए बहुत गौर से, ऐसी कौन सी चीज है जो मिडल लैमेला में कन्वर्ट हुई? अभी फिलहाल ये मिडल लैमेला कहला रही है, पर क्या पहले इसी को हम सेल प्लेट कह रहे थे? अर्थात क्या ये सेल प्लेट ही आगे चल के मिडल लैमेला बनाती है? क्या मेरे भाई इस सेल प्लेट को मैं कह सकता हूं दैट इट इज प्रीकर्सर ऑफ मिडल लैमेला? हां कि ना? क्या मैं कह सकता हूं इट इज प्रीकर्सर यानी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मिडल लैमेला, यानी इट विल फॉर्म मिडल लैमेला लेटर? क्या ये आगे चल के मिडल लैमेला बनाएगा? इसी बात को मैं घुमाकर लिखूं तो बिल्कुल बनाएगा सर। इट इज प्रीकर्सर ऑफ मिडल लैमेला, दैट इज इट विल मेक मिडल लैमेला इन फ्यूचर। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। इतनी बातें अगर नोट कर ली हैं, बस मुझे इतना बता दो कि हमने नोट कर ली है, चाहे आपको 0% समझ में आया हो, कोई टेंशन नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगा सारी चीजें एकदम 0 लेवल से ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में, तो हमें खुद एकदम स्क्रैच से चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कराऊंगा जब तक सभी मेरे बालकों को क्लियर ना हो जाए, एकदम दिमागी तौर पे चीजें जब तक छप ना जाए, अंदर जहन में ना घुस जाएं, तब तक हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हालांकि पेपर में तो यही पूछा जाएगा भाई कि ये सेंट्रीफ्यूगल होता है या सेंट्रीपिटल, और फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है या सेल प्लेट कौन बनाता है या फरो कौन बनाता है। सिंपल सवाल, बहुत तगड़ा नहीं आएगा, लेकिन तगड़ा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। आ जाओ, अगर मेरे सारे भाइयों बहनों ने ये डायग्राम बना लिया है, एक बार थोड़ी देर के लिए अपना पेन साइड में रख दीजिए, और नहीं भी बनाया है तो भी एक बार थोड़ा सा पेन साइड में रख दीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द होल कंसेप्ट। मैं एनिमल वाला भी रिपीट कर रहा हूं, मैं प्लांट वाला भी रिपीट करूंगा, मेरी बात को आराम से सुनना, फिर जितने भी डाउट्स हो आप पूछते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि हमने अभी तक 2 न्यूक्लियस बना लिए हैं एक सेल के अंदर, यानी कैरियोकाइनेसिस हमारा खत्म हो चुका है, इंटरफेस हमने खत्म कर लिया, कैरियोकाइनेसिस हमने खत्म कर लिया। अब हमारा जो प्राइम काम है वो है इस सेल के 2 टुकड़े कर डालना, जिसको हम साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कहते हैं। इस सेल के 2 टुकड़े करना हमारा मकसद है। ये अगर एक एनिमल सेल है तो इस एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है, रिजिड सेल वॉल है नहीं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, इसको मैं अंदर की साइड दबाऊंगा, अंदर की साइड दबाऊंगा, अंदर की साइड एक ये जो डिप्रेशन सी बनी है, नाली सी बनी है, इसको मैं फरो कहता हूं। और ये फरो बाहर से सेंटर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है तो सेंट्रीपेटल भी है ये, यानी मेरे भाई बाहर से अंदर की साइड, सेंटर की साइड में सेल को दबाता रहूंगा और फुचुक करके सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इतनी ही बात है एनिमल साइटोकाइनेसिस में, यानी एक फरो बनती है यहां पर, और फरो जो है सेंटर की तरफ ग्रो कर रही होती है, सेंट्रीपेटली ग्रो कर रही होती है, तो आपके 2 सेल बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे सर, बहुत इत्मीनान से बन जाएंगे, ये हमें पता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्लांट सेल की अगर आप बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड हार्ड सेल वॉल भी है, जो फोल्ड नहीं हो सकती अंदर की साइड, तो यहां फरो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे हम प्लांट सेल का डिवीजन करवा सके। तो यहां पर हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, ईआर और जीसी के कुछ टुकड़े प्रोफेज के एंड में ईआर और जीसी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनके टुकड़े हो जाते हैं, कुछ टुकड़े आकर के साइटोकाइनेसिस के दौरान यहां लग जाते हैं सेंटर पे।
फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड जीसी लग जाते हैं, इसलिए इसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमेंट यहां पर आकर के लग जा रहे हैं, इसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा, है ना, कि भैया यहां पर ईआर और जीसी के फ्रेगमेंट आ गए, टुकड़े आ गए। ये टुकड़े धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ ग्रो करेंगे, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर। फरो सेंटर की तरफ आ रही थी तो सेंट्रीपेटल, ये जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं ये सेंटर से दूर जा रहे हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल। तो ये जो आपकी प्लेट बनेगी, ये जो पूरा फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल ही बनेगा। तो अभी सेंटर पे टुकड़े हैं, धीरे धीरे फैलते 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 ये पेरीफेरी तक आ गए, बाउंड्री तक आ गए, और एक पूरा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हमने सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कह दिया। इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए, इतनी बातें सबको पता है सर, कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, समझ लो यहां पर एक सेल प्लेट बनी। अब आपको पता है बीच में एक प्लेट रख दी है हमने, ये जो हरे कलर की सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये हरी कलर की मेम्ब्रेन है, ये फ्लेक्सिबल है, तो झटपट झटपट इस पे चढ़ जाएगी, झटपट झटपट इस प्लेट पे चढ़ जाएगी और ग्रो कर ले जाएगी, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन ग्रो कर ले जाएगी, बिल्कुल कर ले जाएगी। और एक काम जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखा था कि सेल वॉल बनाने का काम भी किसका है, मेम्ब्रेन का ही है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन अगर यहां पर बन गई है तो मेरे भाई आगे मसाला भेजेगी सेल वॉल बनाने का भी, आगे मसाला भेजेगी सेल वॉल बनाने का भी, यानी अपने ऊपर सेल वॉल भी बना लेगी। तो पहले सेल मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर सेल वॉल भी बन गई, पहले सेल मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर सेल वॉल भी बन गई। यानी ये प्लांट सेल 1 है, इसमें हरे कलर की मेम्ब्रेन, ब्लू कलर की वॉल। ये प्लांट सेल 2 है, हरे कलर की मेम्ब्रेन, ब्लू कलर की वॉल, और बीच में जो आपका ये सेल प्लेट था, ये धीरे धीरे मॉडिफाई होते 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 क्या बन गया, दो प्लांट सेल के बीच का कनेक्टर बन गया, जिसको हम मिडल लैमेला कह रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था सर। अब ये बात समझ में आई या नहीं बताइए। यानी इसमें मल्टीपल कंसेप्ट लिंक हुए हैं। पहला फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट का कंसेप्ट, दूसरा सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है ये कंसेप्ट, तीसरा सेल वॉल रिजिड है ये कंसेप्ट, चौथा आपका मेम्ब्रेन जो है वही सेल वॉल बनाती है ये कंसेप्ट। और जब सारी चीजें मिल जाती हैं तब आपका ओवरऑल साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल आपको समझ में आता है। मजेदार है, काफी मजेदार है। एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए अगर आपको ये कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो। यस 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 यस, बताइए क्या बात है दोस्त, मजेदार। मीजोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, यस, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मेरे भाई, देखो एक बार एनसीईआरटी में इसी चीज को हम लोग दोबारा से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी देख डालते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट अगेन। अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इनएक्सटेंसिबल यानी एक्सटेंड ना होने वाली यानी नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल पाई जाती है। तो ये डिफरेंट तरीके से सेल डिवीजन कर रहे होंगे। यहां पर जो है आपका बाहर की साइड आउटवर्ड यानी पेरीफेरी की साइड एक सेल प्लेट बनेगी, एक सेल प्लेट बनेगी। और ये सेल प्लेट क्या है, प्रिकर्सर है मिडल लैमेला का, यानी आगे चल के क्या बनाएगा, मिडल लैमेला बनाएगा, मिडल लैमेला तैयार करेगा। करेक्ट। तो आपने यहां पर क्या किया, अब न्यूक्लियस के आपने दो न्यूक्लियस बना लिए थे, उसका डिवीजन किया, ऑर्गेनेल्स आधी आधी बांट दी, सेल भी आधा आधा कर दिया आपने, दो टुकड़े कर दिया मतलब उसके। तो बढ़िया तरीके से ऑर्गेनेल्स वगैरह भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, साइटोप्लाज्म के भी दो टुकड़े हो गए, ऑर्गेनेल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बढ़िया तरीके से आपने न्यूक्लियस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे काम हो गए, सारे काम हो गए। करेक्ट करेक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग सिग्निफिकेंस पे घुसेंगे एंड थोड़ा सा नीचे की बात करेंगे। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आराम से देखिएगा। यहां तक की बातें सबको समझ में आई, यहां तक की बातें सबको समझ में आई। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यानी आपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी, जहां पर एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे थे। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती कैसे है ये हम लोगों को समझना है, ये हम लोगों को जानना है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब बनेगी, दिस कंडीशन अराइज व्हेन, दिस कंडीशन अराइज व्हेन, जब कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए, साइटोकाइनेसिस ना हो। दिस कंडीशन अराइज व्हेन cytokinesis do not occur
आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ, यानी दो न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो आपका एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस ही हमें देखने को मिले, कंसिस्टेंटली दो न्यूक्लियस ही हमें देखने को मिल गए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इस चीज का रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं, आराम से सुनिएगा। समझ लीजिए ये एक सेल है, समझ लीजिए ये एक सेल है। अब इस सेल में शुरू में एक न्यूक्लियस था गुरुजी। अब ये जो सेल है इसने क्या कर लिया, इसने भैया कैरियोकाइनेसिस कर लिया। सबसे पहला काम कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कर लिया। करेक्ट, करेक्ट, कैरियोकाइनेसिस कर लिया। तो ये जो आपका सेल है इसमें दो न्यूक्लियस हो गए गुरुजी। और दो न्यूक्लियस हो गए तो हमने सोचा भैया साइटोकाइनेसिस करा लेते हैं, लेकिन क्या साइटोकाइनेसिस हुई? नहीं गुरुजी, साइटोकाइनेसिस फेल्ड, साइटोकाइनेसिस हुई ही नहीं, यानी इस सेल के दो टुकड़े हुए ही नहीं। अगर इस सेल के दो टुकड़े नहीं हुए तो इस एक सेल में दो न्यूक्लियस ही रहे एज इट इज। यस, तो आप कह सकते हैं नाउ दिस सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियस, दिस सेल कंटेन्स टू न्यूक्लियस। फिर मेरे भाई समझ लो, आप दोबारा से इन न्यूक्लियाई को डिवाइड कराते हो, चार न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर चार न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, तो इस सेल में चार न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जो न्यूक्लियस का नंबर है ये बढ़ता रहता हो सकता है कि हाँ भाई बढ़ रहा हो, आपका निरंतर ही नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो न्यूक्लियस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली योर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, दिस इज योर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। करेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन खुद बताइए। ऐसा फंगस, ऐसी फंगस की कैटेगरी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन लिखवाया भी गया था आपको जब हम न्यूक्लियस टॉपिक पढ़ रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। अगर आप बात करें फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज नाम के जो फंगस हैं, फाइकोमाइसिटीज नाम की कैटेगरी के जो फंगस हैं, शो सीनोसिटिक कंडीशन। इनमें कंडीशन को हम क्या कहते हैं फंगस में स्पेसिफिकली? सीनोसिटिक, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब आप अगले से अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फाइकोमाइसिटीज के बारे में, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इनमें सीनोसिटिक कंडीशन होती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं सिंसीटियम पाया जाता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ही पाई जाती है, सिंसीटियम इन प्लांट्स लाइक लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। यानी मेरे भाई नारियल का जो पानी है उसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, तो आपका इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी सिंपल अगर आप लिखना चाहें तो नारियल पानी लिख सकते हैं। नारियल पानी में, क्योंकि नारियल एक प्लांट है, तो प्लांट में सिंसीटियम शब्द इस्तेमाल किया जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए। एंड आपका फाइकोमाइसिटीज जो है एक फंगस है, फंगस की कैटेगरी है, तो फंगस में जो है आपका सीनोसिटिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सिंसीटियम शब्द, और फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सीनोसिटिक शब्द। राइट, करेक्ट। ये आप आगे और डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे तो कोई टेंशन है नहीं, बस एनसीईआरटी में यहां दे रखा है तो यहां भी एक बार सुन लेना जरूरी था कि क्या होने वाला है। करेक्ट, यानी सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, आपने न्यूक्लियर डिवीजन करा दिया, यानी कैरियोकाइनेसिस करा दिया। कैरियोकाइनेसिस करा दिया तो दो न्यूक्लियस हो गए। सेल डिवीजन हुआ नहीं, सेल के दो टुकड़े हुए नहीं। दो न्यूक्लियस बन गए लेकिन सेल के दो टुकड़े नहीं हुए, तो क्या इस एक सेल में ही दो न्यूक्लियस देखने को मिल गए, तो मल्टीपल न्यूक्लियस हो गए ना, मल्टीपल न्यूक्लियस हो गए। करेक्ट। तो इसको हमने क्या कहा कि भैया यहां पर दो न्यूक्लियस देखने को मिले हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गया है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसे कह दिया। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज नाम के फंगस में, इसे कहते हैं हम सीनोसिटिक कंडीशन। और सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है नारियल पानी में। नारियल पानी जो है उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसे सिंसीटियम कहते हैं। प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसीटियम कह देंगे, फंगस में सीनोसिटिक कंडीशन कह देंगे। ये बात आपकी समझाई गई। करेक्ट है, करेक्ट। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? एकदम आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक की बात समझ में आई। अगर आप नीचे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि देखिए इन सम ऑर्गेनिजम्स,
कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है कौन? इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ इसके बाद में। एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिली, जैसे सिंसीटियम कह दिया है हमने किसमें? नारियल पानी में। फंगस वाला एग्जांपल यहां दे नहीं रखा है, मैंने साथ बता दिया, उसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। करेक्ट, करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई। ये अब हमें देखना है बहुत बढ़िया तरीके से। शुरू का भी कुछ पॉइंट है जो मैंने एंड में लगा दिया है, इस चैप्टर के बीच में दी हुई थी ये डिटेल, लेकिन थोड़ी सी डाइसी थी, इसलिए इसको हम इकट्ठा पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। यू ऑलमोस्ट नो ऑल दीज पॉइंट्स। आप कहो तो पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। काफी वजह से आपकी साइटोकाइनेसिस रुक सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ इनहिबिटर्स, जो साइटोकाइनेसिस कराने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, जिस वजह से आपकी साइटोकाइनेसिस रुक जाती है। यस, आ जाइए। तो मेरे भाई सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ लेते हैं। अधिकतर बातें हमें पहले से पता हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा और आपको एक आइडिया दे देता हूं, एंड देन मैं आपको सारी चीजें आपकी नोटबुक में लिखवा दूंगा। आराम से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, यानी उल्टा चलते हैं, रिवर्स चलते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। क्या माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है? बिल्कुल सर, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। बच्चा बच्चा जानता है देश का। ऐसा कहा जाता है यूजुअली डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होती है। खुद बताइए क्या यह बात 100% सच है? नहीं सर, हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। जैसे समझ लीजिए, अगर हम बात करें मक्खे की, मक्खी नहीं मक्खा, आपको पता है मक्खियां जो हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। भाई मक्खियां जो हैं 3 प्रकार की हो सकती हैं। कैसी कैसी गुरुजी बता दीजिए। भाई एक है आपकी क्वीन मक्खी, रानी मक्खी, ये फीमेल है क्योंकि नाम ही क्वीन है, अदरवाइज किंग होता नाम। इसके बाद ये जो आपकी क्वीन है, इनकी रखवाली करने के लिए, छत्ते की साफ सफाई करने के लिए वर्कर भी होती हैं, जो कि फिर फीमेल होती हैं। और जो मक्खा होता है, मेल मक्खा होता है, इसको हम कहते हैं ड्रोन। अब ये जो आपकी मक्खियां हैं फीमेल, ये डिप्लॉयड होती हैं, इनके हर सेल में आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि ये जो मक्खा है ये बेचारा हैप्लॉयड होता है। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, तो आपको पढ़ाऊंगा हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, कि मक्खा हैप्लॉयड होता है और फीमेल मक्खी जो है ये डिप्लॉयड होती है। अब अगर मुझे मक्खे की बॉडी बनानी है, तो इसकी बॉडी जब बनी ही हैप्लॉयड सेल की है, तो हैप्लॉयड सेल में ही तो माइटोसिस कराऊंगा, कहीं और थोड़ी हो जाएगी। सर बात तो ठीक है। अगर मेरी बॉडी में है ही डिप्लॉयड सेल, तो डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस कर करके मैंने अपनी बॉडी बनाई है। और अगर मेरे भाई मेरी बॉडी है ही हैप्लॉयड, तो हैप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस हुई होगी, सीधी सी बात है। तो ये जो ड्रोन है, इसे हम कहते हैं सोशल इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी में मिलता है, हमारे आसपास मिलता है, ह्यूमंस के आसपास मिलता है। इट इज अ सोशल इंसेक्ट। ऐसा नहीं है किसी दूर दराज किसी जंगल में रह रहा है, हमारे बीच ही देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये जो ड्रोन है, या जो कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, इनमें हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है। अदरवाइज मेरे भाई क्या होता है, यूजुअली डिप्लॉयड सेल में ही आपको माइटोसिस देखने को मिलती है, पर कुछ केसेस में हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्लांट की बात करें, आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम को हम 5 कैटेगरीज में तोड़ के पढ़ेंगे। कितने लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूं। प्लांट किंगडम के 5 पार्ट्स हैं। सबसे टुच्चे जो प्लांट हैं, सबसे लोअर लेवल के जो प्लांट है वो है एल्गी, फिर है आपके ब्रायोफाइट, फिर है आपके टेरिडोफाइट, फिर है आपके जिम्नोस्पर्म, और फिर है आपके एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरीज होती हैं। ये जो एल्गी है, इसकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स हैं ही हैप्लॉइड। ये जो ब्रायोफाइट है, ये भी लो लेवल का है, इसकी बॉडी के ज्यादातर सेल हैं ही हैप्लॉइड। फिर ये जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, इनकी बॉडी के ज्यादातर हैं ही डिप्लॉइड सेल्स। तो इनकी बॉडी जब है ही डिप्लॉयड सेल की बनी हुई, तो क्या डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगा? दबा के बिल्कुल होगा। और मेरे भाई जब इनकी बॉडी के अधिकतर सेल्स ही हैप्लॉइड हैं, तो क्या हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा? बिल्कुल होगा। इनकी बॉडी बनाने के लिए हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा। अर्थात प्लांट में हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉयड सेल दोनों में माइटोसिस हो सकती है, लेकिन एनिमल्स में अधिकतर केसेस में डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस होगी। कुछ एक मक्खे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है। सर ये बात हमें समझ में आ गई? सर ये बात हमें समझ में आ गई है। यही बात एनसीईआरटी में घुमा घुमा कर लिखी हुई है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लेवल की जगह पे लिखी हुई है। देखिए, जैसे ये आपने पहले आर्टिकल में देखा होगा, इन एनिमल्स माइटोसिस जो है ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, नॉर्मल डिप्लॉयड बॉडी सेल्स में ही होती है। एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं।
एक्सेप्शन है मेल हनी बी यानी मक्खा। मक्खा जो है इसकी बॉडी होती ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल में यहां पर माइटोसिस होगी। प्लांट में अगर आप देखें तो प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है एल्गी और ब्रायोफाइट की बॉडी बनाने के लिए, डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बॉडी बनाने के लिए। सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। यही सेम बातें ऊपर फिर लिखी हुई हैं। कुछ लोअर प्लांट जो हैं जैसे एल्गी वगैरह, ब्रायोफाइट वगैरह, और कुछ सोशल इंसेक्ट है जैसे मक्खा महाराज, इनमें हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होती है। यस, जबकि अगर आप हायर प्लांट की बात करेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या अदर एनिमल्स की बात करेंगे, तो उनमें डिप्लॉइड सेल में आपकी माइटोसिस हो रही होती है। सर ये बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट, हमारी ग्रोथ किस वजह से हुई है, खुद बताइए। पहले माता जी का ओवम आया, पिताजी का स्पर्म आया, दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल बना जिसका नाम था जाइगोट। उस एक जाइगोट से क्या मैंने आज अपनी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना लिए हैं? बिल्कुल बना लिए हैं। 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ब्ला 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 करके इतने सारे बॉडी सेल्स बना लिए, बिल्कुल बना लिए। क्या ये माइटोसिस से हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जाइगोट था वो भी डिप्लॉइड था, उससे जो 2 सेल्स बने वो भी डिप्लॉइड, फिर जो 4 सेल्स बने वो भी डिप्लॉइड, फिर जो 8 सेल बने वो भी डिप्लॉइड, 16 सेल बने वो भी डिप्लॉइड, 32 सेल बने वो भी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड यानी इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, यानी मेरा पूरा शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें डिप्लॉइड ही सेल्स है। यस। क्या ये डिप्लॉइड जाइगोट से पूरी डिप्लॉइड बॉडी जो मैंने तैयार की है ये माइटोसिस से की होगी? बिल्कुल की होगी। तो क्या हमारी ग्रोथ माइटोसिस कराती है? बिल्कुल कराती है। ये बात हम पहले से जानते हैं पर फिर भी लिख लेंगे। सेल डिवाइड करता क्यों है? लेक्चर नंबर 1 में बताया था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैंने बताया था। न्यूक्लियस छोटा सा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सेल डिवीजन करा देगा। सर ये बात भी हमें पता है। अब सेल रिपेयर, मैं निकला था घर से गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक दोस्त मिल गया, दोस्त को हाई बाय करने के चक्कर में सुअर पे साइकिल चढ़ा दी और ऊपर का ये जो होंठ है ये भी फूट गया। अब मेरे भाई इसका रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेल्स हैं, क्या ये मेरे होंठ को दोबारा रिपेयर कर रहे होंगे? सही कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। क्या यहाँ सेल डिवीजन होगी? बिल्कुल होगी। कौन सी होगी? माइटोसिस होगी। यस गुरुजी, बॉडी के रिपेयर में भी कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है, उसको भी माइटोसिस करेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, खाल वाल छिल गई है, क्या इसको भी करेक्ट करेगा माइटोसिस? बिल्कुल। लाइनिंग ऑफ द गट, मैंने आपको बताया था, आपके पेटू महाराज की जो इंटरनल लाइनिंग है वो 1 हफ्ते में 2 बार बदलती है, बिल्कुल बदलती है, यानी 3 से 4 दिन में एक बार इसको हम चेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। HCl इसको नुकसान पहुंचा देती है, तो क्या ये भी आपका रिपेयर का पार्ट है? बिल्कुल। एंड ब्लड सेल जो नए बनते चले जा रहे हैं, भाई आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना गुरुजी? 120 दिन, यानी 4 महीना। 4 महीने के बाद स्प्लीन में भेजा, चीथड़े उड़ा दिए। नए आरबीसी कैसे आए? बन रहे हैं, शरीर में बन रहे हैं, नई 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 चीजें बनती रहेंगी, बिल्कुल बनती रहेंगी। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं गुरुजी जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम ही मेरिस्टेमेटिक इसलिए रखा क्योंकि इनका काम है लगातार निरंतर डिवाइड करते रहना। तो क्या प्लांट की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है? बिल्कुल बढ़ती रहती है। चाहे एक प्लांट 1 साल में 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर। प्लांट की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है क्योंकि उसमें शूट एपिकल मेरिस्टम सेल हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम सेल हैं, रूट की एपेक्स पे, रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट की एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टम सेल्स जो रूट की लंबाई बढ़ाते रहेंगे, शूट की एपेक्स पे शूट एपिकल सेल्स जो शूट की लंबाई बढ़ाते रहेंगे। निरंतर प्लांट की लंबाई बढ़ती रहेगी। लेटरल मेरिस्टम साइड में जो प्लांट की मोटाई बढ़ाते रहेंगे, गर्थ बढ़ाते रहेंगे, तो आपके प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होते हैं जो इनकी ग्रोथ कराते हैं। तो प्लांट में भी ग्रोथ माइटोसिस की वजह से ही हो रही है। सर बात समझ में आ गई? ये बहुत जनरल पॉइंट है जो पूरी बायोलॉजी में फैले हुए हैं अलग अलग जगह पर। जैसे ये जो पॉइंट है आपका एपिकल मेरिस्टम वाला, ये एनाटॉमी में आ जाएगा। ये आपका अगर देखें लाइनिंग ऑफ गट वाला डाइजेशन चैप्टर तो हट चुका है। ब्लड सेल वाला जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आ जाएगा, राइट। यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हमने पढ़ लिया है। ग्रोथ वाला आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी आ जाएगा, प्लांट में भी, एनिमल में भी। तो ये सारी की सारी चीजें, ये आपका जेनेटिक्स में भी आ जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान भी सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल अगेन। सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं,
एक नई हेडिंग डाल लीजिए जहां इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में लिख देंगे, और हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या हेल्प करता है हमारी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हमें बढ़िया तरीके से देख लेना है। करेक्ट है? करेक्ट है सर, आराम से आइए। पहला पॉइंट, सेल क्यों डिवाइड करते हैं, पहले लेक्चर में ही हम देख चुके हैं, लेकिन फिर लिख लेते हैं। सेल्स डिवाइड ड्यू टू सेल्स डिवाइड ड्यू टू योर, आपका डिस्टर्बेंस हो जाती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। साइटोप्लाज्म काफी बड़ा हो जाता है, तो उसको दोबारा से रेशियो को रिस्टोर करना पड़ता है हमें। करेक्ट है? एकदम करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस कहां कहां हो सकता है, डिप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है एंड हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है। करेक्ट? डिप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है एंड हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है। डिप्लॉयड सेल्स में कहां होगा, खुद बताइए, डिप्लॉयड सेल्स में कहां होगा? इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स में आपका डिप्लॉयड सेल्स में ही माइटोसिस होगा, बिल्कुल होगा। एंड इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, बड़े जो प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी में ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड है, वहां माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में हो रहा होगा, लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। करेक्ट है सर, करेक्ट है, एकदम बढ़िया बात है। एंड मेरे भाई यहां पर हैप्लॉयड सेल में हो रहा होगा इन लोअर प्लांट्स जिनकी बॉडी बनी ही हैप्लॉयड सेल की है, इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। करेक्ट है? एकदम सही है। एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक मेल ड्रोन्स, इन सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक मेल हनी बी, जिसको हमने क्या कह दिया, ड्रोन कह दिया, मेल हनी बी जिसको हमने कह दिया ड्रोन। तो कहां कहां होता है माइटोसिस, ये बात भी हमारी डन हो गई, इस बात में भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये भी हमारा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, ये भी ठीक है बात तो, है ना। ये मेरे भाई उलझ ना जाए स्लाइड, बहुत बार पंगा हो जाता है, कई बार बोर्ड हैंग हो जाता है, धीरे धीरे करके इसको ऊपर ले जाते हैं। आइए, ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। अब सिग्निफिकेंस की और बातें कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है माइटोसिस हमारे लिए। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। करेक्ट? एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका माइटोसिस ही है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर है आपका एक जाइगोट, ये अगर है आपका डिप्लॉयड जाइगोट, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या बना रहा होगा, ये डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बना लेगा मेरे भाई, डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बना लेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जिसकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। तो ये आपका तैयार हुआ, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर, है ना। तो ग्रोथ में हेल्प करेगा, सबसे पहली बात, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में लिखा है तो बार बार लिख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, जैसे कि
अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हाथ वगैरह छिल जाए तो, स्किन वगैरह आपकी छिल जाए तो, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, कोई चोट वोट लग जाए तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, है ना। लाइनिंग ऑफ द गट, स्टमक वगैरह की, इंटेस्टाइन वगैरह की लाइनिंग, उसको भी करेक्ट कर सकता है, कर सकता है। रिपेयर के बाद आता है रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। समझ लो आरबीसी मर गई तो नई आरबीसी कौन बनाएगा, माइटोसिस ही तो बनाएगा, आरबीसी जनरेशन या ब्लड सेल जनरेशन, ये सब आपका होता रहेगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। प्लांट में भी ग्रोथ माइटोसिस ही कराता है, तो साइड में एक नोट बना लेते हैं छोटा सा, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो बाय यूजिंग देयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, देयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन यहां पर होती रहेगी। करेक्ट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अगर आप देखें तो आपके हो सकते हैं ये क्या, आपके हो सकते हैं एपिकल मेरिस्टम्स, जो शूट और रूट की टिप पे पाए जा रहे हैं, टिप पे पाए जा रहे हैं, एपेक्स पे पाए जा रहे हैं, तो इन्हें एपिकल मेरिस्टम कह दिया। एपिकल यानी एपेक्स पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा लेटरल मेरिस्टम, लेटरल यानी साइड में पाए जा रहे हैं, जो मोटाई बढ़ाएंगे, लेटरल मेरिस्टम साइड में पाए जा रहे हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। एपिकल मेरिस्टम क्या करेंगे, प्लांट की लंबाई बढ़ाएंगे, दे इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, इंक्रीज करेंगे लेंथ, हाइट बढ़ाएंगे। एंड ये जो लेटरल मेरिस्टम है क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज विड्थ, चौड़ाई बढ़ाएंगे, या आप कह सकते हैं दे विल इंक्रीज गर्थ, गर्थ का मतलब भी चौड़ाई होती है, तो एक गर्थ बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, प्लांट को साइड से मोटूला बनाएंगे। तो प्लांट की लंबाई बढ़ानी हो या प्लांट की चौड़ाई बढ़ानी हो, तने को मोटा करना हो, कौन करेगा मेरे भाई, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही करेंगे। सो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने सीख लिया। सारा पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। एक बार बताइए यहां तक की बातें आपने लिखी या नहीं, एक बार फटाफट झटपट बता डालिए। यस, बहुत थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बहुत थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। प्रैक्टिकल ये वाला था, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये भी चलो थोड़ा बहुत ही आपका समझने का था। ये तो पूरा ही याद करने का है, क्योंकि सारी बातें ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं। ट्रॉमा मतलब कोई बड़ी चोट अगर लग गई है, दैट इज ट्रॉमा बेसिकली। ट्रॉमा मेंटल भी हो सकता है, मेंटल फटीग भी, इट कैन ऑल्सो कॉज मेंटल ट्रॉमा। लेकिन ट्रॉमा का मतलब जब हम फिजिकल सेंस में बात करते हैं, इसका मतलब कोई बड़ा घाव अगर आपको हो गया है, कोई एक्सीडेंट अगर हो गया है, दैट इज ऑल्सो ट्रॉमा। यस, बड़ी इंजरी जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज ट्रॉमा। तो एक बार यहां तक की बातें नोट कर लीजिए, जिससे हम लोग आगे बढ़े। एंड अब हमारा माइटोसिस एंड टू एंड कवर हो चुका है, एकदम एंड टू एंड, एज टू एज कवर हो चुका है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम मियोसिस की ओर बढ़े, थोड़ा बहुत मियोसिस के बारे में हल्की फुल्की चर्चा करें चाहे, लेकिन आज थोड़ी बहुत चर्चा कर ले। यस, आ जाओ भैया, साइड हो जाता हूं, इससे पहले तुम बंदूक ही चला दो मेरे ऊपर। साइड हट जाइए गुरुजी। हाँ भैया, साइड हो गए हैं, आ जाओ, लिख लो, फटाफट लिख लो, और लिखने के बाद ओशेरा बोल देना एक बार, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। यस यस, सर कॉल्चिसिन क्या करता है, कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी कॉज कराता है, पॉलीप्लॉइडी कॉज कराता है, मतलब साइटोकाइनेसिस में दिक्कत कॉज करता है। तो एक जो सेल है उसमें बहुत सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं, कि न्यूक्लियस तो बढ़िया तरीके से डिवाइड कर गया, सेल डिवीजन में छेड़खानी कर देता है। So it's called as a mitotic poison. Yes, ये मैं क्वेश्चंस वगैरह में कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, आ जाओ मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि सेल्स क्यों डिवाइड करते हैं, सेल्स तब डिवाइड करते हैं जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाए। न्यूक्लियस एक हद तक ही सेल को कंट्रोल कर सकता है, एक साइज के सेल को कंट्रोल कर सकता है। सेल अगर निरंतर बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद चीजें न्यूक्लियस के हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी। न्यूक्लियस बहुत बड़े सेल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो चाहेगा कि मैं इस सेल का डिवीजन करा दूं, इसके दो टुकड़े कर दूं। इसीलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दोबारा से रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। यूजुअली जितने भी एनिमल्स हैं, इनमें डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होता है। एंड जो हायर प्लांट हैं, जिनकी बॉडी बनी ही डिप्लॉयड सेल की है, वहां भी डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होगा।
लेकिन कुछ एक एनिमल्स जिनकी बॉडी हैप्लॉइड सेल की बनती है, जैसे कि आपका मक्खा, इसमें हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा। एंड कुछ लोअर प्लांट जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट, इनमें भी आपका हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा होगा। चाहे आपकी बॉडी में डिप्लॉयड जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी तैयार करने की बात हो रही हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपकी बॉडी में कोई सेल है उसका रिपेयर करने की बात हो रही हो, या फिर नए नए सेल्स बनाने की बात हो रही हो, ये कौन कर रहा होगा? यूजुअली ये माइटोसिस कर रहा होगा। एंड प्लांट में भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये माइटोसिस करके ही एकदम बढ़िया तरीके से प्लांट की ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, ये भी माइटोसिस से ही सारा काम कर रहे होते हैं। इतनी बातें हमें समझ में आई, इतनी बातें हमें चमक गई। इज दिस फाइन? क्या यहां तक सारे भाइयों को अभी तक मोटी मोटी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं? क्या हम आगे बढ़े और माइटोसिस के बाद मियोसिस की डिस्कशन स्टार्ट कर दे? बहुत बेसिक रखेंगे, बहुत बेसिक लेवल का रखेंगे। अगर आप कहोगे तो आगे और पढ़ा देंगे। आई गॉट ऑल द टाइम टुडे। आज क्योंकि लगातार क्लास है मेरी 8 बजे तक, तो मैं यही हूं भाई, स्टूडियो में ही हूं, कहीं जाने वाला नहीं हूं मैं। यस, तो 4 से 6 भी क्लास है, 6 से 8 भी क्लास है, लगातार है। तो अगर आप बोलोगे तो लंबी क्लास भी खींच सकता हूं मैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब लेकिन मैं आपको मियोसिस का एकदम फंडामेंटल एस्पेक्ट सिखाना चाहता हूं, जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, कि मियोसिस आखिर होती क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि मियोसिस आखिर है क्या। जैसे आपने माइटोसिस को कहा इक्वेशनल डिवीजन, कि भैया इससे इक्वल सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे, दोनों एकदम पेरेंट सेल जैसे ही हैं, एकदम इक्वल इक्वल बनेंगे। मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, खुद बताइए। मियोसिस जो है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुरुजी, इट इज ऑफन कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या ये बात सबकी सुनी हुई है? नहीं सुनी हुई है तो एक बार सुन लीजिए। इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहां पर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। नाम में ही रिडक्शन है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, number of chromosomes in daughter cells reduced to half। पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर सेल में उसके आधे क्रोमोसोम पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे सर, इसीलिए इसको क्या कहा? रिडक्शनल डिवीजन कहा। मैकेनिज्म में ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर में मैकेनिज्म अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि रिडक्शनल डिवीजन हुआ कैसे। अब मेरी बात को गौर से देखिए, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा, यह बात तो हमें पता लग गई। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि डॉटर सेल जो बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, पेरेंट सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उससे आधा हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, जल्दी छोड़ दूंगा, एक बार बेसिक बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि ये जो मियोसिस है, मुझे खुद बताइए, आराम से बताइए, क्या चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, सेल डिवीजन की तैयारी एक ही बार होगी? क्या इंटरफेज एक ही बार होगा? क्या G1S G2 फेज एक ही बार होगा? हां के ना? यस गुरुजी, तैयारी तो एक ही बार होती है। अब माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में आपका एक ही बार में 1 से 2 सेल बन रहे हैं, यानी समझ लो आपको एक शादी अटेंड करनी है, एक ही इवेंट में जाना है, शादी अटेंड कर ली। यहां शादी भी अटेंड करनी है और उसके बाद पड़ोसी गोलू बच्चा जो है उसकी बर्थडे पार्टी भी है, तो दो चीजें अटेंड करनी है आपको। इसे कहते हैं मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब आपको एक ही बार प्रिपरेशन करनी है, एक ही बार G1S G2 फेज करना है, उसके बाद आपको शादी ब्याह में भी जाना है, उसके बाद आपको बर्थडे पार्टी में भी जाना है, गोलू का बर्थडे भी अटेंड करना है। यस, तो यहां पर आप कहेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट्स ओनली वंस, डीएनए रेप्लिकेट्स ओनली वंस, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार तैयारी होगी ना, इंटरफेज एक ही बार हो रहा है। बट देयर विल बी 2 साइकिल्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी 4 सेल बनेंगे। 2 साइकिल्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, देयरफॉर यहां 4 सेल बनेंगे। कि सेल 2 बार डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड।
माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस में एक सेल से चार सेल बन रहे होते हैं। आराम से बात हमें पता है सर, चार सेल बन रहे होते हैं। डीएनए बस एक बार रेप्लिकेट करता है, लेकिन सेल दो बार आपका डिवाइड कर रहा है। कैसे? आराम से सुनिए, सेम डायग्राम यहां पर बना लेते हैं जो हम हमेशा से बनाते हुए आए हैं। समझ लीजिए, ये है पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के पास है 50 रुपए, सेम जो माइटोसिस में कहानी सुनी थी। इस पेरेंट सेल के पास है 50 रुपए, ठीक है, इस पेरेंट सेल के पास है 50 रुपए। अगर इसके पास 50 रुपए है, अगर इसके पास 50 रुपए है, तो मेरे भाई बताइए, जब ये एस फेज में जाएगा पेरेंट सेल, जब ये एस फेज में जाएगा, तो एस फेज के दौरान क्या इसके पैसे डबल हो जाएंगे? क्या इसके पैसे डबल हो जाएंगे? जितना इसके पास डीएनए का कंटेंट था, क्या वो डबल हो जाएगा? बिल्कुल डबल हो जाएगा गुरुजी। क्या इसके पास 100 रुपए हो जाएंगे? बिल्कुल 100 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि अब इस पेरेंट सेल को ये 100 रुपए 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करने हैं, 2 डॉटर सेल में नहीं। माइटोसिस में क्या हो रहा था? 50 रुपए थे, एस फेज के बाद 100 रुपए हो गए, 2 डॉटर सेल में 50-50 बांट दिए। पेरेंट के भी पास 50 थे, डॉटर सेल पे भी 50-50 पहुंचे, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां 4 डॉटर सेल हैं, और भैया सबको बराबर पैसा देना तो पेरेंट्स का कर्तव्य है ना, भेदभाव नहीं कर सकते यहां पे। तो ये एक आपकी डॉटर सेल है, ये दूसरी डॉटर सेल है, ये तीसरी डॉटर सेल, ये चौथी डॉटर सेल। ये सारी की सारी डॉटर सेल में कितने कितने रुपए पहुंचे खुद बताइए। अगर 100 रुपए थे तो बाइफरकेट हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल में क्या 25-25 रुपए पहुंचेंगे? क्या 25-25 रुपए पहुंचेंगे? क्या 25-25 रुपए पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे गुरुजी, बिल्कुल पहुंचेंगे गुरुजी, 25 रुपए पहुंचेंगे। और अगर यहां पर शुरू में आपने ले रखे हैं 50 रुपए, अगर शुरू में आपने ले रखे हैं 50 रुपए और बाद में डॉटर सेल में पहुंचे हैं मात्र 25 रुपए, तो मेरे भाई क्या इसे आप रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे? इसे आप रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर, क्यों नहीं कहेंगे ये बताइए। हमारा कर्तव्य है इसको रिडक्शनल डिवीजन कह देना, रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अगर शुरू में पेरेंट सेल के पास 50 रुपए थे, डॉटर सेल के पास 25-25 ही पहुंचे, तो क्या इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा? ये बात कंफर्म हो गई? हो गई। क्या एक सेल से मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं? ये बात कंफर्म हो गई? हो गई। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं, उन सवालों को एक बार गौर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। देखते हैं सर, आराम से देखिए। मैं कह रहा हूं ये है हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल, ये है हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल। अगर इस डिप्लॉयड सेल को मैं मियोसिस में डालता हूं, अगर ये जो डिप्लॉयड सेल है ये मियोसिस करने लगता है, तो बताइए मेरे दोस्त, बताइए मेरे भाई, कि क्या बनेगा एट द एंड ऑफ द डे? अगर ये मियोसिस करने लगता है डिप्लॉयड सेल, तो पहली बात मुझे ये बताइए कितने सेल बनेंगे? गुरुजी मियोसिस अगर करेगा, रिडक्शनल डिवीजन अगर करेगा, तो 4 सेल बनेंगे। जी गुरुजी 4 सेल बनेंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेल बनेंगे। और ये रिडक्शनल डिवीजन है अगर गुरुजी, तो यहां अगर आपने डिप्लॉयड सेल लिया है तो यहां हैप्लॉयड बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। यानी मेरे दोस्त, अगर समझ लीजिए मैं ह्यूमन की ही बात करूं, मेरी बॉडी का कोई सेल है जो कि आपका डिप्लॉयड है, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उसमें अगर मियोसिस होगी तो 4 सेल बनेंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम होंगे। समझ लीजिए मेरे भाई यहां पर, समझ लीजिए मेरे भाई यहां पर आपका हैप्लॉयड सेल है, इसमें मैं अगर मियोसिस करा रहा हूं, समझ लीजिए हैप्लॉयड सेल है, इसमें अगर मैं मियोसिस करा रहा हूं तो क्या होगा? फटाफट बताइए। इस हैप्लॉयड सेल में अगर मैं मियोसिस करा दूं तो क्या हो जाएगा? सर इस हैप्लॉयड सेल में अगर आप मियोसिस कराएंगे तो मियोसिस हो ही नहीं पाएगा, देयर विल बी नो मियोसिस। हैप्लॉयड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होती है, देयर विल बी नो मियोसिस। क्यों नहीं होगा मियोसिस? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर अगर आपके पास 23 क्रोमोसोम है, तो क्या डॉटर सेल में 11.5 क्रोमोसोम दोगे? 11.5 क्रोमोसोम सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है कि 11 क्रोमोसोम साबुत है, एक ऐसे आ रहा है चलता हुआ। अरे 11.5 क्रोमोसोम जैसी कोई चीज थोड़ी होती है। एक जरा सा पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में सबने सुना होगा, अगर मेरे भाई एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज हो जाता है, पूरी बॉडी की बैंड बच जाती है। तुम यहां पर किसी को पूरे के पूरे 11 क्रोमोसोम नहीं दे रहे हो, मिस कर दे रहे हो, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी नो मियोसिस, देयर विल बी नो मियोसिस। समझ लो कोई सेल है भाई, तुक्के से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सिचुएशन देता हूं, समझ लो कोई सेल है,
वो टेट्राप्लॉइड है, 4n है। इसमें अगर मैं मियोसिस करा रहा हूं, बताइए क्या होगा। अगर कोई सेल टेट्राप्लॉइड है, 4n है, मैं कह रहा हूं 4n है, उसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर उसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर उसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेरे भाई इसका रिजल्टेंट क्या होगा। भाई यहां पर एक सेल से 4 सेल बनेंगे, करेक्ट। यहां 4n है, इसका आधा कर दो 2n, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे, ये पॉसिबल है। भाई जो आपका सेट है वो कम से कम एक होना चाहिए। इट शुड बी अ होल नंबर क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा, डेढ़, ढाई, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा नंबर होना चाहिए। एक से शुरू करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। आधा नहीं हो सकता, डेढ़ नहीं हो सकता, ढाई नहीं हो सकता, 3.5 नहीं, 4.5 नहीं, 5.5 नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। यस, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव अंडरस्टूड विद द रेफरेंस कि भाई क्यों मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा, और इसमें 4 डॉटर सेल्स बन रही होती हैं, 4 डॉटर सेल्स आपकी तैयार हो रही होती हैं। सर ये बात समझ में आ गई। यस यस, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बोलते हैं कि वाई मियोसिस इज सो इंपॉर्टेंट, वाई मियोसिस इज सो इंपॉर्टेंट। आराम से देखें, वाई मियोसिस इज सो इंपॉर्टेंट, आराम से सुनिए। देखिए मियोसिस जो है, इसका एक काम क्या है, मियोसिस कंजर्व द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशीज। एक पूरी स्पीशीज में, जैसे ह्यूमंस में सब में 46 क्रोमोसोम ही रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है, मियोसिस की है। क्यों है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई मियोसिस जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंजर्व रखता है। क्यों रखता है, आराम से देखिए, समझ लीजिए भैया, ये है आपका मेल पेरेंट, ये है आपका मेल पेरेंट, स्पाइकी बना देते हैं, स्पाइक बाल खड़े कर देते हैं, ये है मेल पेरेंट, ठीक है। तो ही इज मेल पेरेंट, और मेल पेरेंट की बॉडी कैसी है खुद बताइए। गुरुजी मेल पेरेंट की जो बॉडी है ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड बॉडी है, यानी मेरे भाई यहां जो सेल्स हैं इनमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। यहां हमने बनाई फीमेल बॉडी, यहां हमने बनाई फीमेल बॉडी, ये है फीमेल पेरेंट, मुंडी मुंडी हवा में झूल रही है। एक सेकेंड, पूरी बॉडी तैयार कर लेते हैं। इनकी बॉडी भी डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड होगी। अगर मैं कहूं कि दुनिया में, आराम से मेरी बात को सुनना, अगर मैं कहूं कि दुनिया में मियोसिस जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ माइटोसिस ही है, मैं कह रहा हूं दुनिया में मियोसिस होता ही नहीं, माइटोसिस ही होता है। अगर यहां पर आपका माइटोसिस ही होता तो इसका गैमीट भी डिप्लॉयड बनता, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड। अगर सिर्फ माइटोसिस होता, इसका गैमीट भी डिप्लॉयड बनता, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड डिप्लॉयड जब टकराते तो बच्चा कैसा बनता, टेट्राप्लॉयड बनता। फिर इस टेट्राप्लॉयड की किसी से शादी होती, लेट से टेट्राप्लॉयड से ही हो गई, फिर उनका बच्चा 8n बनता। क्या ये कोई बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स खुद के ही बच्चे में कांस्टेंट नहीं है, 46 से 92 हो गया, 92 से आपका 184 हो गया, क्या ये कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं सर, ऐसे तो बढ़ते चले जाते। इसीलिए टू कंजर्व दिस नंबर कि बच्चे में भी 46 ही क्रोमोसोम हो, टू कंजर्व दिस नंबर, यहां पर कुदरत ने क्या किया, एक नए टाइप का डिवीजन जो है ये हमको दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मिस्टर मियोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिस्टर मियोसिस कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। गुरुजी बात समझ में आ गई, मियोसिस होगा यहां पर। अगर मियोसिस होगा तो कई सारे हैप्लॉइड सेल बनेंगे। हम कह रहे हैं यहां पे हैप्लॉइड गैमीट बना, स्पर्म 4 बनने थे, आप एक ही बना लो कि यहां पे हैप्लॉइड स्पर्म बना, एक ही दिखा दो अभी के लिए। और यहां पर क्या बना आपका, हैप्लॉइड ओवम बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, आप क्या कहोगे, हैप्लॉइड ओवम बन गया। और ये जो आपके दोनों के दोनों गैमीट हैं, क्या ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्या ये आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे, बिल्कुल फर्टिलाइज कर जाएंगे। एंड जब ये फर्टिलाइज करेंगे, जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो आपका बन जाएगा एक डिप्लॉयड जाइगोट, आपका बन जाएगा एक डिप्लॉयड जाइगोट। और ये डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बना देगा, फिर से एक बॉडी बना देगा। समझ लो मेरे भाई, यहां पर आपका ये जो पेरेंट है,
ऐसा इसका एक मेल बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या मेरे भाई इसकी पूरी डिप्लॉयड बॉडी तैयार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड बॉडी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनिए, मेरी बात को बहुत आराम से सुनिए। अगर मियोसिस थी तभी हैप्लॉयड फेज आ पाया ह्यूमन की लाइफ में, हां के ना? अगर मेरे भाई मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं होती तो क्या आप कभी भी हैप्लॉयड गैमीट बना पाते? सर नहीं बना पाते, बिल्कुल भी नहीं बना पाते। हम लोग हैप्लॉयड गैमेट सिर्फ कब बना पाए? हैप्लॉयड फेज इज सीन इन ह्यूमंस या इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड फेज कब आ पाएगा? हैप्लॉयड फेज इज सीन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू मियोसिस। मियोसिस क्या करता है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉयड फेज लेकर के आता है, हैप्लॉयड गैमीट बनाता है। एंड ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये कैसे बना? हैप्लॉयड चीजों को जोड़ के डिप्लॉयड जाइगोट बनाना किसका काम है? फर्टिलाइजेशन का। तो आप क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स डिप्लॉयड फेज। दोबारा से हैप्लॉयड चीजों को मिला करके डिप्लॉयड फेज बना देता है कौन? आपका फर्टिलाइजेशन। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई? एंड यहां बताओ क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड बॉडी बनी है, ये क्या है? ग्रोथ है, अभी पढ़ा था सिग्निफिकेंस में। यहां क्या हो रहा होगा? माइटोसिस हो रही होगी, माइटोसिस हो रही होगी। डिप्लॉयड से डिप्लॉयड इक्वेशनल डिवीजन, गुरुजी माइटोसिस हो रही होगी, गुरुजी माइटोसिस हो जाएगी। यस यस गुरुजी, बहुत इजी है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? एकदम समझ में आ गई सर, एकदम समझ में आ गई। बहुत इजी है, बहुत शानदार है, प्यार से समझ में आया है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यस। अब देखिए मेरे भाई, जो मियोसिस है इसके दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में हमेशा याद रखिएगा, एक नोट बना लीजिए। इस बात को मैं प्रूफ भी करूंगा कल के लेक्चर में, अभी के लिए सिर्फ एक नोट बना लीजिए। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1, जब एक सेल से दो सेल बनेंगे, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। ये मेन रिडक्शनल डिवीजन है, इज रिडक्शनल डिवीजन। जबकि आपका मियोसिस 2 जो है ये कैसा होगा? मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। इज इक्वेशनल डिवीजन, करेक्ट। मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, और इक्वेशनल डिवीजन क्या थी? माइटोसिस। तो इसे कहते हैं इट इज लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 इसीलिए हमें बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं होता, क्योंकि हम माइटोसिस जो पढ़ के आए हैं सेम वैसा ही होता है। रेफरेंस दे देता हूं, एक रेफरेंस ले लीजिए। समझ लीजिए यहां पर एक सेल है, समझ लीजिए यहां पर एक सेल है, और ये सेल है डिप्लॉयड, ये सेल है डिप्लॉयड। मैं कह रहा हूं इस सेल में डिवीजन हुई, इस सेल में डिवीजन हुई, कौन सी? मियोसिस 1। इस सेल में डिवीजन हुई मियोसिस 1, यानी कि मियोसिस कर रहा है ये सेल, डिप्लॉयड सेल जो है मियोसिस कर रहा है। अगर मियोसिस 1 हुई और मैंने मियोसिस को कह दिया है रिडक्शनल डिवीजन, तो बताइए एक से दो सेल बन जाएंगे? एक से दो सेल बन जाएंगे गुरुजी, क्यों नहीं बनेंगे? अगर एक से दो सेल बने, ये दोनों सेल कैसे बनेंगे? सर आपने कहा कि शुरू में आपने एक डिप्लॉयड सेल लिया है, एंड ये जो मियोसिस 1 है रिडक्शनल होती है, क्या इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। दो हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। एंड आप कह रहे हो कि मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल होती है, यानी जैसे ये डॉटर सेल्स बने हैं दोनों के दोनों, ऐसे ही चारों डॉटर सेल तैयार हो जाएंगे, सेम ऐसे ही, बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये दो हैप्लॉयड डॉटर सेल थे, ऐसे ही आपके चारों तैयार हो जाएंगे, चार हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। करेक्ट, करेक्ट, ये बन जाएगा आपका। तो एक डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल बने, लेकिन मेन रिडक्शन कहां हुई? आपकी मियोसिस 1 में हुई। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है सीधा सीधा, 4 नंबर में कई बार काम आ जाता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये सारी चीजें हलवा लग रही होंगी, बिल्कुल आसान लग रही होंगी।
ऐसा लगेगा कि एकदम बेसिक लेवल की चीज है ना। तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स आपके बनते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से। कैसे बनते हैं वो मैकेनिज्म आपको जब समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है नहीं, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बची हुई है। 20 मिनट में हम इस पूरे टॉपिक को शुरू नहीं कर सकते, खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, शुरू भी नहीं कर सकते। देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड, कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। यस, तो इसीलिए इतना रखते हैं। मैं आपको एक और बार मियोसिस जितना मैंने पढ़ाया है पूरा रिपीट करवा देता हूं। एक बार फटाफट बताइए कि आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे भाई? क्या हम जितनी बातें अभी तक हुई हैं इनको रिवाइज करने के लिए तैयार हैं? आराम से सुनिए। हमने कहा कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा, जहां एक सेल से 2 सेल्स बन रहे थे, दोनों के दोनों एकदम पेरेंट सेल जैसे ही थे, जितना मसाला पेरेंट सेल में उतना ही दोनों डॉटर सेल में बना। इसे इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन कह रहे थे हम लोग माइटोसिस को। मियोसिस में जैसी पेरेंट सेल की हालत है, जितने इसमें क्रोमोसोम हैं, इसके आधे क्रोमोसोम ही डॉटर सेल्स में पहुंच रहे होंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो लेट्स से पेरेंट सेल के पास 50 रुपए थे, तो ये अपने एस फेज में उस नंबर को डबल कर लेगा, 100 रुपए हो जाएंगे इसके पास, एंड ये 4 डॉटर सेल में इस अमाउंट को बांट देगा, तो 25-25 रुपए चारों डॉटर सेल में पहुंच जाएंगे। तो इनिशियली पेरेंट सेल के पास 50 रुपए थे, हर डॉटर सेल के पास 25-25 रुपए पहुंचे, आधा हो गया है अमाउंट, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा। एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में, बात समझ में आ गई। एंड मेरे भाई अमाउंट भी जो है क्रोमोसोम का वो आधा हो गया, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा। सर ये बात भी समझ में आ गई। जैसे अगर एक डिप्लॉयड सेल में मियोसिस करेंगे तो 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे, एक से 4 सेल बने ये बात भी कंफर्म है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए ये बात भी कंफर्म है। हैप्लॉयड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे भाई n/2 जैसा आप कुछ आगे भेज ही नहीं सकते। यहां जो नंबर आएगा फाइनल, ये होल नंबर होना चाहिए। समझ लो एक डिप्लॉयड सेल जो है वो डिवाइड करे मियोसिस से, तो यहां हैप्लॉयड 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 एक सेट, एक 4n जो है डिवाइड करेगा तो 2n 2n 2n, 6n डिवाइड करेगा 3n 3n 3n, 8n डिवाइड करेगा 4n 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 एंड सो ऑन। यहां 10n है 5n 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 5n, यहां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस मल्टीपल में होना चाहिए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए मियोसिस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं ही, तो मियोसिस क्या करता है, गैमीट्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही भेजता है। आपका रिडक्शनल डिवीजन है तो 2 सेट थे अगर पेरेंट की बॉडी में सेल में, तो एक सेट ही पहुंचा आपका गैमीट में, तो हैप्लॉइड फेज आ गया। एंड ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन से दोबारा से डिप्लॉइड फेज तैयार कर लेते हैं, एंड फिर ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है ये ग्रो कर करके पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार कर लेता है। अगर कोई पूछे कि मियोसिस 1 और 2 में से मेनली रिडक्शनल कौन है, तो आपका मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 तो माइटोसिस जैसा ही होता है। जैसे एक डिप्लॉइड सेल है तो उससे 2 हैप्लॉइड सेल हमने बना दिए वाया मियोसिस 1, और ये दोनों हैप्लॉइड हैं तो इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे वाया मियोसिस 2। इस एक हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड तो इक्वेशनल डिवीजन, इस एक हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड तो इक्वेशनल डिवीजन, ये तो इक्वेशनल हो गया मियोसिस 2। और मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शनल हो गया, 2n से n यानी आधा हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आपका रिडक्शनल हो गया। सर बात समझ में आ गई? अब बात ठीक है भाई, यहां तक की बातें ठीक है। देखिए यहां तक की बातें ठीक है। देखिए इट इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशलाइज्ड काइंड, शुरू से पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी बच्चे अगर पैदा करने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो आपको 2 गैमेट का फ्यूजन करना होगा, जिनमें हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, यानी हैप्लॉइड हो स्पर्म हैप्लॉइड हो ओवम। तो गैमीट बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होना चाहिए जो कि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस कर दे बाय हाफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिससे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाए। तो इससे हैप्लॉइड फेज जो है ये आ जाता है एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और उसके बाद हैप्लॉइड जो आपके गैमीट्स हैं ये फर्टिलाइज करके दोबारा से डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, दोबारा से डिप्लॉइड फेज आ जाता है। तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान यानी गैमीट बनने के दौरान आपका ये जो मियोसिस है ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये बात हमें पता है कि हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए आपको मियोसिस ही करनी पड़ेगी। दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। आगे कुछ बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं अचीव अच्छे तरीके से, तो इनको अभी के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ बातें हमने सीख ली हैं बट फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं। यहां देखिए अगर मियोसिस आप करवाते हैं तो कंजर्वेशन हो जाएगा ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज।
अगर हम अपनी भी बात करें ह्यूमन बीइंग में, अगर हम चाहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम ही हो, तो हम चाहेंगे कि गैमीट जो बने वो मियोसिस से बने। तो यहां पर आपको ये बात देखने को मिली। वेरिएबिलिटी भी यहां बढ़ती है, ये बात हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक ही लाइन पे पूरा का पूरा फोकस किया है, तो अभी आगे की बातें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतनी हमने सिग्निफिकेंस अभी पढ़ी नहीं है, तो वी हैव डन दिस पार्ट। अभी हम देखेंगे कि मियोसिस जो है इसमें और क्या क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट दिस पार्ट एंड देन हम लोग फिर मैकेनिज्म की ओर बढ़ जाएंगे और सारी बातें याद हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई। देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर था, क्योंकि पढ़ना तो बहुत जरूरी है भाई, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, इसीलिए चीजों को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दें वेरी वेरी सुन। नेक्स्ट वीक तो इसको खत्म करना ही है कुछ भी करके। एंड लिविंग वर्ल्ड जो है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर पे तैयार कर रहे हैं। करेक्ट। एक बार हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, झटपट बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए ये सवाल आप बोलोगे कि सर हमसे होगा नहीं, बट हो भी जाएगा अगर दिमाग लगाओगे, एलिमिनेशन से करोगे हो जाएगा। अभी तक आपके पास जितनी एम्पल नॉलेज है उससे सवाल कर सकते हो। ट्रिकी सवाल है क्योंकि आपको अभी पढ़ाया नहीं है टॉपिक, लेकिन जो पढ़ाया नहीं है उसको देखो ही मत, ऑटोमेटिकली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आराम से देखिए इस सवाल को। चूज द मिसमैच पेयर, गंदी बात का पता लगाइए, गंदी बात का पता लगाइए। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, कहा जाता है। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस से ही एस फेज का नाम निकाला था, निकाला था। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहां से होने लगा। तो ये बात पक्का सही है, ये बात पक्का सही है। पहली वाली पक्का गलत है, गलत ही बतानी है तो मार मूर के साइड हटो। साइनेप्सिस जो है यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर जाते हैं, बात करेक्ट है। मैं कह रहा आपको नहीं भी पता तो इसको छोड़ दो भाई, पहला ही गलत मिल गया है तो बाकी नीचे जाके जो है अपना दिमाग खराब क्यों करना है, क्योंकि कुछ भी दे सकते थे नीचे तो। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन वट यू हैव रेड तो ऑटोमेटिकली कर लोगे ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मिस्टर ए हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा सर, आसानी से हो जाएगा। 85% लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा मियोसिस में, मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन मियोसिस, फटाफट बताइए सर। मियोसिस जो है इसमें एक ही बार प्रिपरेशन होगी, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। G1 S और G2 फेज एक एक बार ही होंगे, चाहे 2 सेल बने चाहे 4 सेल बने, प्रिपरेशन एक ही बार होगी, तैयारी एक ही बार होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपका एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा, 2 बार आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, एक ही बार आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा, जो हमने देख लिया है गुरुजी। यस यस, बहुत आसान सवाल था, इसको कर लेंगे, मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लगभग 80% लोगों ने, 16% लोग इस पे फिसल गए, जो कि बहुत इजी सवाल था, कुछ भी नहीं था ये सवाल, बट कोई बात नहीं, आप अपनी गलतियों से थोड़ा सा आइट्रेट करके सीखते रहो। अगला सवाल देखिए, मियोसिस 2 कैसा है, इक्वेशनल या रिडक्शनल। हमने कहा कि मियोसिस 2 को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इतना ही हिंट काफी है। गुरुजी मियोसिस 2 अगर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन होना चाहिए, माइटोसिस जैसा होना चाहिए, माइटोसिस जैसा होना चाहिए। इट इज इक्वेशनल डिवीजन। करेक्ट, करेक्ट है सर। तो उत्तर क्या गया मिस्टर भूरा बच्चन, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर। यस यस, तो ये हमारा उत्तर हो जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए। पोल नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो मेरे भाई, चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लगभग 88% बालकों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, रिडक्शनल डिवीजन कौन सी है इनमें से। माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होती है, मियोसिस 2 हमने अभी देखा कि इक्वेशनल डिवीजन होती है, फर्टिलाइजेशन से तो हैप्लॉइड सेल्स को मिला के हम डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो मेरे भाई रिडक्शनल आपका उल्टा करना है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, ये हम देख चुके हैं। सी फॉर चाचा इज द राइट ऑप्शन, चाचा वस्ते गुना हुई चाचा हो जाएगा इस सवाल का, ये हम कर देंगे। बहुत बढ़िया, लगभग 89.89% चाचाओं ने सही कर दिया है, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए ये सवाल हम लोग कर चुके हैं पहला, यहां देखिए, यहां देखिए, अमंग यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी, एक बार फटाफट बता दो ना, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, इनको हटा देते हैं, राइट, 2 बार रिपीट हो गए हैं, करेक्ट, ठीक है सर।
यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होती है, तभी उसे सिंथेसिस फेज कहा। एस फेज का मतलब ये सिंथेसिस फेज। 91% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार मार्क करिए इसको आराम से। Mg2 क्वेसेंट स्टेज, जिसको हम G0 भी कह सकते हैं, एंड G1 फेज, ये आपका सवाल है। बताइए, G0 इनमें से इनएक्टिव है। इनएक्टिव इन व्हाट सेंस? कि हाँ भैया यहाँ पे जो है आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, उस सेंस में तो इनएक्टिव है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एम फेज और एस फेज के बीच में एम, उसके बाद आएगा इंटरफेज यानी G1 S, G2 फिर से M। तो बोला है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, तो G1 आ जाएगा, तो G1 आ जाएगा, ये आ गया आपका 3। इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं? माइटोसिस को कहते हैं, तो ये हो गया। बचा हुआ G2 ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, जहां कुछ नहीं है वहां मैच कर दो। लेट्स मैच द आंसर अप। तो आपका B का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, यही वाला आपका ठीक मैच कर रहा है। ऑप्शन आ जाएगा मिस्टर 2, मिस्टर बी। मिस्टर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कैन बी सॉल्व इजीली। यस, बहुत आसानी से कर देंगे गुरुजी, टेंशन नहीं है। लगभग 83% बालकों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखिए एक बार झटपट। ठीक है, लेट्स चेक। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग G0 या G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, जिंदा रहता है, डिवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए इनएक्टिव कहा। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, एक्टिव है गुरुजी, ये बात तो गंदी हो गई। द सेंट्रोसोम, या आपका जो आपके यू नो बेसिकली सेंट्रियोल है, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज में आपका सेंट्रियोल सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होता है, एकदम ठीक बात है। ठीक है, तो पहली बात गंदी, दूसरी बात अच्छी, पहली बात गंदी, दूसरी बात अच्छी, पहली बात गंदी, दूसरी बात अच्छी, उत्तर हो जाएगा मिस्टर चाचा अगेन। यस, यस गुरुजी। छोटा छोटा पॉइंट देखना बहुत जरूरी है, बहुत प्यार से समझना जरूरी है। पीवाईक्यू का सवाल है अगेन चाचा जी, उत्तर हो जाएंगे हमारे यहां पर। ठीक है, ठीक है सर। लगभग 73%। कई बच्चों ने गलती कर दी होगी, दोनों को करेक्ट बता दिया होगा, दोनों को करेक्ट वाला बताया होगा। डी, डी तो काफी कम बच्चों ने किया है, तो गलती हुई कहां? होश में आओ अभिजीत, गलती तुमने करी कहां है? जो सबसे फिसलने वाला ऑप्शन था वो तो तुमने मार्क ही नहीं किया। मार्क क्या किया है? ए मार्क किया है। बोथ आर इनकरेक्ट। भाई सेंट्रियोल से ही तो सेंट्रोसोम बनता है। बड़ी भूल लिख रहे हैं ब्लंडर को, वाह, चिल्ली मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं मेरे भाई, होती रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक द लीडर बोर्ड फॉर टुडे। तनिष कुमार आर्य हैं हमारे पास, है मोहम्मद फैजान, आरिफ फैजान, कौन है एक बार इनका नाम लिखिए। हमारे पास है निखिल, उज्जवल, राज विश्वास, सोहम, अभ्यांश, ध्रुव, यश एंड डाक साहब आर इन टॉप 10 रैंक। सभी को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको आज का टॉपिक समझ में आ गया, थ्योरेटिकल सही था, लेकिन जिनको आज का टॉपिक समझ में आ गया उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, ठीक है। एक सवाल रहता है, ये कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शायद ये फेजेस वाला डिस्कशन आएगा, तो कल हम सारे फेजेस और ये सिग्निफिकेंस वाली बातें भी एज इट इज डिस्कस कर डालेंगे। कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, काफी अच्छा खासा कंटेंट पढ़ लिया है आज, लेकिन पूरा थ्योरेटिकल ही था, मोस्टली थ्योरेटिकल था, इसलिए एंड वाला भाग थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी लगा हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में डाल दिया जाए, जिससे कि हम आपके डाउट ले लें फॉर कमिंग 5-10 मिनट्स, एंड देन आफ्टर अपने अपने घरों की ओर मुड़ा जाए, यानी कि और कामों पे लगा जाए। ठीक है, आइए आइए, लेट्स चेक द डाउट्स। डाउट्स पे आ जाते हैं, आओ भैया। ठीक है, क्या डाउट है? सर आपने गाना नहीं सुनाया पिछले हफ्ते से, प्लीज सर आज गाना सुना दीजिए। ठीक है दोस्त, एकदम आज ही सुरीला सम्राट बन जाऊंगा, यहां पे तानसेन का भाई बन जाऊंगा, विपिन सेन। सर टुनटुन से ब्रेकअप हो गया है, बहुत अच्छी बात है। टुनटुन से कि टुनटुन मौसी से मेरे भाई? टुनटुन से ब्रेकअप किसका होता है? ठीक है जो हो गया है। अरे किरमाड़ा फ्रॉम ढोलकपुर, अच्छा समझ गया भाई, मैं रेफरेंस भाई अपना सेम रेफरेंस था। टुनटुन मौसी का लड्डू एक नंबर होता है भाई, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल। अगर तुमने कभी छोटा भीम देखा है बहुत गौर से, तो मुझे लगता है कि भीम जो है छुटकी की दोस्ती की फायदा उठाता था, मतलब छुटकी से हमेशा कहता था कि टुनटुन मौसी के लड्डू लेकर के आओ, तो उसकी दोस्ती बड़ी फॉर्ज्ड थी, बहुत ही खोखली दोस्ती थी। चुटकी के साथ सिर्फ इसीलिए रहता था कि लड्डू मिल सके।
पूरा रुझान भाई का इंदुमती की तरफ था, लेकिन सिर्फ कुछ लड्डुओं के लालच के चक्कर में जो है चुटकी को भी ऐसे अंटे में ले रखा था भाई ने। तो कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू सर जी, सब समझ आ गया। थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। भैया भैया मिस्टर ना कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक पूरा पहल है ये अपने आप में, एक नारा है, देश को जागृत कर देगा। युवा उछल के भाग पड़ेंगे, युवा हाथ में चप्पल लेके निकल जाएंगे कि पैर में चप्पल डालने का फायदा नहीं, अब हाथ के बल भागेंगे। क्या है इस बात में भैया, मिस्टर ना कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पढ़ा देंगे भाई, बहुत लेट आ गए तो, है ना सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया है तो क्लियर करो भाई। सर 3n से क्या होगा मियोसिस में, मैंने बताया ना, एंड शुड बी होल नंबर, कुछ नहीं होगा। 6n से 3n बना सकते हो। अच्छा, एमआर सर ने कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अच्छा ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखो ये आए हैं, ओए होए, पहचानो मैं कौन हूं। तुम्हारे घर वाले पहचान ले भाई, बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले में मना कर रखा है उन्हें, कहते हैं पेइंग गेस्ट है, पीजी का कमरा दे रखा है एक लड़के को भाड़े पे, अपना बेटा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुम्हें, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पहचाने, जिसके घर वाले मुंह मोड़ के बैठे हैं कि भाई को नहीं पहचानना है, उसे हम पहचान लें, उसका जिम्मा हम उठाएं कि मैं जानता हूं इसको, ये मेरा दोस्त है। ऐसा इतनी बड़ी भूल हम नहीं करेंगे। पंच का न्यू एडिशन आ चुका है दोस्तों, उसमें सारे के सारे सवाल हैं, आप जाकर उसे ले सकते हैं फ्रॉम पीडब्ल्यू स्टोर। यस गुरुजी, आई वांट टू से यू आर बायोलॉजी विदाउट बूग। ये क्या नया है भाई, बी काट दिया, ओ काट दिया, ओ काट दिया, जी काट दिया, तो क्या बन गया, आई एल वाई बन गया। ठीक है भाई, अरे बढ़िया हो गया। एक सेकंड रुको, मुझे आ जान दो। आख्या में आख तने घाली जो बेरने, मेरे दिल की तो बात शर्मा के ने बैरने, मैं तो देख देख के शिक्षा सर मिता रोड। क्या चाहते हो इस चीज पे, क्या रिएक्शन चाहते हो, पुकी बने तुम्हारे लिए। तुम क्या चाह रहे हो इस पे, बहुत अच्छा रिएक्शन दे दूंगा मैं। अरे वाह, क्या काट पीट के। आई एम नॉट एन जस्ट एन एजुकेटर, ऐसा नहीं, बाकी ऐसा रील काटू, मैं तो देख देख के शिक्षा सर मिता रोड। ये सब मैं नहीं करता दोस्त, गलत जगह आ गए हो, है ना। ए माइटोसिस क्या होती है, बैक्टीरिया में तो कुछ है ही नहीं काटने पीटने लायक, कोई ऑर्गेनेल है ही नहीं जिसको बांटा जाए, कोई न्यूक्लियस है ही नहीं जिसको बांटा जाए। ए माइटोसिस मतलब इतनी कम चीजें हैं कि फुचुक से बहुत जल्दी जल्दी माइटोसिस हो जाती है, तो वहां ए माइटोसिस बोल देते हैं। यस ठीक है। म्याऊ 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 कहते मिस्टर लीलाधर, लीलाधर की फोटो लगाई जाए और नीचे इनका नारा लिखा जाए एकदम, इनकी मूर्ति के नीचे म्याऊ 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 कह के गए थे मिस्टर लीलाधर। ये करेंगे, शादी कब करेंगे, जब हमसे कोई कर लेगा तब कर लेंगे। दिव्यांशु ओपी विपू भैया, थैंक यू दोस्त। भाई को पहचान लो यार, कोई भाई नस नुस ना फाड़ ले आज शाम को घर पे जाके। शिव शंकर तिवारी कहते हैं मजा आ गया भैया, ये हुई बात, डब्बा भी बना है कोने में। सर आप स्पाइडरमैन होना, न्यूटन यादव कह रहे हैं कि आप स्पाइडरमैन होना, मैं बता नहीं सकता मेरे दोस्त, ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, ऐसी चीजें तुम खुद समझो अपने हिसाब से, एनालिसिस लगाओ। जैसे कि जब जब स्पाइडरमैन दिखता है तब तब मैं नहीं दिखता, जब जब मैं दिखता हूं तब तब स्पाइडरमैन नहीं दिखता, और मैं और स्पाइडरमैन आपस में भी एक दूसरे से एक साथ नहीं मिलते, हमारी कोई फोटो नहीं है साथ में। तो आइडिया तुम्हें लग जाना चाहिए, पर मैं खुद इस पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमारा ना वो रहता है एक वो रहता है, साइन करते हैं हम लोग, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि अपनी आइडेंटिटी हम खुद रिवील नहीं कर सकते, है ना। क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे दोस्त, बढ़िया है। यू आर जापान विदाउट पी, वाह, फिर से रिएक्शन चाहिए क्या। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। क्या चाहिए भाई, क्यों चाहिए, क्या करना है तुम्हें, तुम क्या मेरी रील काटने पे तुले हुए भाई, नहीं दूंगा मैं तुम्हें मौका, है ना। यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू बडी। कल क्लास ले लीजिए, ले सकते हैं दोस्त, कल एक छोटा सा इवेंट है उसमें जाना है, बट अगर आप कहोगे तो क्लास ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। सर मामा की हेकड़ी कैसे निकालें, पहले मैं एक बार निकाल लूं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है।
पहले आजमाएं उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वीपू भैया ने चुरिया दिल का चांद, यस, ये लिखी ना कविता, गौर फरमाइएगा, भाई ने लिखा है, अर्नब दे ने लिखा है, ठीक है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वीपू भैया ना चुरिया दिल का चांद। वाह, क्या बात है, दिल गदगद हो जाता है तुम्हें देख के। मैं गई थी अपना मार्ट, टाइम पे घर आ गई, झुकी नजरों वाले 3 इमोजी। बहुत बढ़िया, आई होप यू आर फाइन। यस, टाइम पे घर आया करो। BH डंडा उल्टा ब्रैकेट RO डंडा उल्टा ब्रैकेट शाह, अच्छा, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे, बस यही बोल के लोग ढोकला दे देते हैं भाई को, हैं, अच्छा, धोखा दे देते हैं, तो बीच में 2 डंडे क्या खड़े कर रखे हैं भाई। बस यही बोल के लोग धोखा दे देते हैं, भरोसा नहीं है मुझ पे, बस यही बोल के लोग धोखा दे देते हैं। बढ़िया भाई, वेरी गुड, समाज को संदेश मिल रहे हैं खूब आज। थोड़ा बड़ा करके लिखिए, थोड़ा बड़ा, वाह, दोबारा देखना भाई, आ जाएगा, अच्छा है। सर फुर्रू मैंस, फुर्रू जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में, परो होता है, मैंस तो हम हैं। तुम भी क्या हो समीर भाई, तुम भी मैंस ही हो, है ना। फुर्रू कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ है ही नहीं फुर्रू जैसा। फोटो तभी अच्छी आती है जब साथ में पुलिस वाला हो और रेड बत्ती की गाड़ी हो। वाह, भाई ने हमें संबोधन भी दिया है, कहीं किसी और को क्रेडिट ना मिल जाए, नाम भी लिख लेता हूं अपना। बढ़िया है, वाह। व्हाट हैपेंस इफ साइटोकाइनेसिस इज स्किप्ड, तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के बाद मसाला रुक जाएगा आराम से, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी। डिपेंस का मतलब डीप होना, ये मामा की मैं निकाल के बताता हूं आपको, है ना, टेंशन मत लो, ये संदेश पहले मामा तक पहुंचाया जाए उसके बाद करेंगे। सर येलो कलर इर हाइलाइटर माने की, येलो कलर इल हाइलाइटर माने ने इम्पोर्टर बने एंड ग्रीन PYQ, यस, ऐसी भाषा में बात करो, यस, ऐसा होता है ना, समाज को संदेश बेहतरीन जाना चाहिए। क्या बात है दोस्त, अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ा दो तुम, इतना खतरनाक जज्बा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी शक्लें इमेजिन कर सकता हूं मैं, सच बता रहा हूं दिल से। कहते हैं ना कि हम पूरी साल कैमरा देख के पढ़ाते हैं, मैं तुम्हारी शक्लें इमेजिन कर सकता हूं। तुम्हें भीड़ में पहचान लूंगा, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा चलाऊंगा भाग के, नंगे पांव दौड़ूंगा तुम्हारी तरफ, तुम्हारी ओर खींचा चलाऊंगा, तुम्हारा ऑरा इतना मैग्नेटिक है, इतनी एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी है तुम्हारी, तुम्हारी ओर खींचा चले जाना एक इंसान का स्वाभाविक लक्षण होना चाहिए। दूर से दिख जाओगे तुम, किस पूरे भरे बाजार में एक ही जो चमन दिखाई दे रहा है वही हो सकता है इतनी बेहतरीन बातें करने वाला। कैलेंडर पे फोटो आएगी तुम्हारी एक दिन, बहुत बड़ी, उसे पलटने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि अब जुलाई से अगस्त ना करूं, इसका दीदार करते ही रहूं मैं, इतना खतरनाक इंसान मेरे कैलेंडर पे छपा हुआ है। तुम नेक्स्ट लेवल के आदमी हो भाई, तुम्हें प्रणाम है, सभी लोगों को, सामूहिक जनजाति को मेरा प्रणाम है, कोहनी तक का हाथ जोड़ के, बहुत अलग ही लेवल के बंदे हो तुम। ये जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं पीछे, वाह। मैडीजी नहीं आएगी, हाथ की खिसाई चल रही है रात को बैठ के, नई मैडीजी लिखेंगे, लिख रहे हैं, बहुत जल्दी समाज को सौंप दी जाएगी। यस, यस, ओके, 3:03 हो चुकी हैं, मुहूर्त अच्छा है, निकल जाओ सभी लोग। अच्छा मुहूर्त है, यस, आ जाओ, गाना गाओ, अरे गाना वाना मत गवाओ यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम, क्यों मेरी बेइज्जती कराने तुले हो समाज में, अच्छा थोड़ी लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है क्या बहुत। कि मास्टर की इज्जत के चीथड़े उड़ रहे हैं, मास्टर की इज्जत नीलाम हो रही है, पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना दो, हाँ ये सुना सकते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना देंगे तुम्हें, है ना? ऐसा मत करो यार, हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करो, हाँ ये सब करा लो, है ना। यस 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 यस, गहरा हुआ, अरे काश मेरे पास अभी एक वो डंडे वाला माइक होता ना,
और एक चेयर होती और साथ में गिटार होता, फिर मैं तुम्हें बताता कि गीत कैसे गुनगुनाए जाते हैं। भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिए। ये गाना वाना मत गवाओ यार, गाना वाना मत गवाओ, है ना। स्पाइडरमैन, हाँ स्पाइडरमैन तो भाई देखने जानी पड़ेगी, स्पाइडरमैन देखने जानी पड़ेगी। अभी टाइम नहीं है, जैसे आज तो आई एम कम्प्लीटली लॉक्ड, कल आई हैव एन इवेंट, मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास है, वेनसडे जा सकते हैं बस, उसके अलावा टाइम नहीं है। तो वेनसडे को ही थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। यस, चलो भाई, टीम का भी मैसेज आ रहा है, सेंट्रल टीम से संदेश आया है, मुझे देश की ड्यूटी पर निकलना होगा, है ना। चलो यार, है ना। ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं भाई, कुछ ट्राई करते हैं, एक सेकंड रुको यार। एक स्पाइडरमैन में गाना आया है, वो बताना एक बार कौन सा गाना था। स्पाइडरमैन में एक गाना आया है, स्पाइडरमैन, उसकी कुछ मस्त निकाली जाए, है ना, उसी का कुछ मसाला तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। हरियाणवी ने भाई बढ़िया तो कर दिया है खेल, है ना। गुड हरियाणवी सॉन्ग, पर ये स्पाइडरमैन में है नहीं आई गेस, है ना। आई गेस ये स्पाइडरमैन में है नहीं, ये बस वैसे ही लिया गया है फॉर प्रोमो पर्पस। लेकिन प्रोमो में भी भाई बहुत अच्छा लगा है, 2 लाइन ही ली है लेकिन बहुत अच्छा लगा है ना। चलो भाई, यस, आओ 2 मिनट सुनाते हैं, उसके बाद भागते हैं। नो जज, नो क्लिपिंग्स, नो कटिंग्स। अगर खराब गाए तो चले जाना सब यहाँ से। लकड़ी की काठी गा दो, हाँ कल गा देंगे, लकड़ी की काठी गाएंगे, मंडे को लकड़ी की काठी फिक्स, ठीक है। चलो। हम्म, छोड़ के न चाल पड़ी तू, तोड़ के न चाल पड़ी तू, बन काली रात छावेगी, तन मेरी याद आवेगी, प्यार ऐसा मिलना नहीं, दुनिया नाराज आवेगी, तन मेरी याद आवेगी, तन मेरी याद आवेगी, छोड़ के न चाल पड़ी तू, छोड़ के न चाल पड़ी तू, तन मेरी याद आवेगी, तन मेरी याद आवेगी। निकल जाओ भाई, गायब हो जाओ। आई लव यू ऑल, आई कैच यू इन टुमारोज क्लास या डे आफ्टर टुमारो, वेन एवर विल गेट सम टाइम। लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मत गाए, मत गाया करो यार। अगर तुम मेरे आसपास खड़े होते, यू विल सी मी पाल्पिटेटिंग, ऐसा एकदम पसीना निकल जाता है। मुझे माफ करें। लॉट्स ऑफ लव, शुक्रिया, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। मिलते हैं यार, टेक केयर, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कंसोलिडेट दिस चैप्टर इन कमिंग 2 लेक्चर्स। एक में मियोसिस का जनरल एस्पेक्ट और दूसरे में मियोसिस का मैकेनिज्म, और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे मियोसिस जनरल एस्पेक्ट, ट्यूसडे मैकेनिज्म, वेडनेसडे को या थर्सडे को एक लेक्चर डाल देंगे लिविंग वर्ल्ड, सैटरडे को डिटेल डिस्कशन उसका स्टार्ट कर देंगे। लिविंग वर्ल्ड में कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो सिर्फ नीट के सिलेबस में है, जिनसे सवाल भी नहीं पूछा जाता, उनको हम लोग रिकॉर्डेड डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, करेक्ट। ये हम लोग देख लेंगे, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो इसका डाल दे, आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी, आप बता देंगे, उस हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है। चल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।